गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामभित्रैवतो श्रीमहासरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणपती बाप्पा, आता काही दिवसांनी गणपती बाप्पा आगमन होणार आहेत. आपण गणपती बाप्पांचा आशीर्वादाने हा कार्यक्रमाची सुरुवात करत आहोत. तर सर्वप्रथम मी छत्रे सरांना वेलकम करते की आपण गुरु साहेबांना वेलकम करूया. आपल्या दुसऱ्या सोसायटीचे धवाडे अंकल आणि राजेश अंकल प्लीज सम. दोघांना विनंती आहे की तुम्ही सापळे सरांचं स्वागत करावे. न्यू हेवन सोसायटीचे कोण आहेत? सॉरी, आनंदवन सोसायटीचे कोण आहेत? या प्लीज गिरजा मॅम आइए. सनराइज सोसायटीचे आपले मेंबर्स, त्यांना पण प्लीज वेलकम. रेड्डी अंकल, घोडेकर अंकल, गंगानेजी. पाटील सरांना वेलकम करा. तर आज आपल्या सेक्टर 4 मधील 4 सोसायटी तर्फे आज आपण रिडेव्हलपमेंटचं शिबिर आपण आयोजन केलं आहोत. तर मी आपल्या जे टीम मेंबर्स आहेत अर्बन ॲड्रेस यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं जे प्रोसेस आहे ते सुरू करावी. धन्यवाद. गुड इवनिंग. आज इस रीडेवलपमेंट के सेमिनार में सनराइज, न्यू हेवन, न्यू सप्तर्षि, आनंदवन कोऑपरेटिव के सभी कमेटी मेंबर्स, इसके अलावा जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम हो रहे हैं वो हमारे जाने माने सुहासिनी नायडू मैडम, इसके अलावा विजय घाटे साहब भी है. इन सभी का हम स्वागत करते हैं. अर्बन एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, ये जो पीएमसी है, इनके माध्यम से आज का ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया है. जैसे कि आपको मालूम है, अभी जैसे मैडम ने बताया कि ये जो रिडेवलपमेंट का जो इसके पहले हमने 3-4 बार आज तक सेक्टर 4 के सभी 7-9 टोटल 6 सोसाइटी जो इधर के, उनका भी प्रोग्राम हमने इधर सेमिनार रखे थे. इसके अलावा अभी जो हम कर रहे हैं वो 4 सोसाइटी के लोग जो है, तो रीडेवलपमेंट की प्रोसेस क्या रहेगी, इसके अलावा क्या क्या इसमें अपने को करना पड़ता है, सोसाइटी नियम क्या है,
गवर्नमेंट के जीआर क्या रहेंगे, यूडीसीपीआर क्या है, शायद इसके बारे में आपने इसके पहले हर टाइम सुना होगा। तो मैं थोड़ा अपना जो अर्बन एनालिसिस एंड सॉल्यूशन है, जो अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, ये कंसल्टेंसी का कामकाज किस तरह से चलता है, इसका प्रोफाइल थोड़ा मैं डिटेल आपको बताऊंगा। जैसे आप देख रहे होंगे इधर ये जो डायरेक्टर है अर्बन एनालिसिस एंड सॉल्यूशन के, वो राजीव गुरु साहब जो नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 25 साल तक उन्होंने राइट फ्रॉम असिस्टेंट इंजीनियर, सेक्शनल इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये 4 पोस्ट पे काम किया। 25 साल का एक्सपीरियंस का नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। और ये 25 साल में 8 साल ऐसे कि उन्होंने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी काम किया, जिधर उन्होंने सीसी और ओसी के जो भी प्रपोजल है न्यू बॉम्बे के, वो जो डिपार्टमेंट बोला जाता है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, इसमें इन्होंने 8 साल का काम किया हुआ है। ये जो हमारे दूसरे जो है आर्किटेक्ट साहब पीयूष टाक साहब है, इनके 400+ प्रोजेक्ट ऑलरेडी नवी मुंबई में इन्होंने पूरे किए हुए हैं। और ये भी हमारे साथ है, लास्ट 20 साल से इनका पूरा एक्सपीरियंस है आर्किटेक्चर के बारे में, और हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। सुभाष पाटिल साहब आप देख रहे होंगे, इधर ही सुभाष पाटिल साहब भी है अपने में। तो ये जॉइंट रजिस्ट्रार थे सिडको में, और इनका टोटल जो कोऑपरेटिव सेक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो 33 साल का था, और रिटायरमेंट जो हुई वो सिडको में ही इनकी हुई थी। उसके बाद में अपने साथ है, इन्होंने गवर्नमेंट के हर एक जितने भी गाइडलाइंस रहती है कोऑपरेटिव की, उसमें उनका योगदान बहुत रहा है आज तक। इसके अलावा मैं असिस्टेंट कमिश्नर था नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, 89 to 933 सिडको में था। उसके बाद में रिजाइन देके मैं एनएमसी ज्वाइन किया, और अक्टूबर 23 के बाद गौरव साहब के साथ जुड़ा हूँ। हमारे लीगल एडवाइजर जो संतोष जी यादव साहब है, इनका 14 से 15 साल का ये लीगल का एक्सपीरियंस है, और जितने भी लीगल के मैटर है ये अपने पीएमसी के माध्यम से यादव साहब सॉल्व करते हैं। ये हमारे जितेंद्र घाटे साहब है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम देखते हैं। ये भी एक फाउंडर है हमारे, 2020 से लेकर आज तक का भी कामकाज पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का अपना इधर चलता है। ये जो हमारा ऑफिस है वो शेल्टन सफायर में, इधर 1306 7 8 9, इसमें 4 ऑफिसेस में हमारे पूरा कामकाज जो है रीडेवलपमेंट का भी चल रहा है। 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे हम लोग अभी नवी मुंबई में काम कर रहे हैं, जिसमें पनवेल से लेकर ऐरोली तक सभी जगह अपने प्रोजेक्ट जो है चालू है। इसके अलावा ओवरऑल जो लीगल की टीम आप देख रहे होंगे, तो लीगल में हमारे 4-5 जूनियर लीगल के काम देखने वाले हैं एडवोकेट। इसके अलावा 13 to 14 जो है वो जूनियर आर्किटेक्ट है। टोटल 40 या 45 स्टाफ जो है हमारा इन एंड आउट सभी जगह काम कर रहे हैं। तो ये छोटा सा एक प्रोफाइल था जो आपको थोड़ा सा जानकारी लिख के दिया। इसके अलावा आगे वाला प्रोसीजर अपने को रीडेवलपमेंट के लिए क्या करना है, तो मैं पाटिल साहब को विनती करता हूँ कि ये थोड़ा प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। चार सोसाइटी के सभी मेंबर्स, आदरणीय नायडू मैडम, आदरणीय घाटे सर, और 4 सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, ऑफिस बेयरर्स एंड जो भी मेंबर्स इधर प्रेजेंट हैं, उनका मैं पहले स्वागत करता हूं। और मैं पहले आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया है सेमिनार के थ्रू रीडेवलपमेंट के प्रोसीजर के बारे में अब तक हम पहुंच सके। इसके पहले भी मेरे ख्याल से आप में से बहुत चेहरे मुझे दिखते हैं जो नोन है, पहले भी इधर दिया था ऑलरेडी प्रेजेंटेशन। तो
मैं पहले एक बताना चाहता हूँ कि प्रोसीजर कैसा है रीडेवलपमेंट का। इन शॉर्ट आपको वो क्या क्या गाइडलाइंस है वो बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 जो है उसके अंडर एक सेक्शन 79 है, उसके अंडर 4 जुलाई 2019 को गाइडलाइंस इशू कर दिया है। ये गाइडलाइंस का सोल पर्पस ये है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, क्योंकि रीडेवलपमेंट के प्रोसीजर में सभी का पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आप तक ये जानकारी नहीं जाती, सभासदों तक, सदस्यों तक जानकारी नहीं जाती, तब तक रीडेवलपमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बाद में क्या है कि रूमर्स फैल जाते हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इसके लिए पहले से ही आप पार्टिसिपेट करो। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेरीज है, वो पहले से ही आप सेटिस्फाई करके ले लो। कुछ पेपर में आता है, कुछ न्यूज़पेपर्स में आता है, उसके ऊपर भरोसा रख के कोई रीडेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी वो उनका व्यूज रहता है, ओपिनियन रहता है, वो सही में गाइडलाइन है या नहीं है, वो अपने को एसर्टन करके ही आगे जाना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी ये 79A की गाइडलाइंस है, उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी, ये 2 जो पॉइंट्स है, इश्यूज है, वो ध्यान में लिए हुए है। ये गाइडलाइंस क्यों इंट्रोड्यूस कर दिए थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा इन ब्रीफ 2 मिनट में मैं हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि अभी तो न्यू बॉम्बे में अभी UDCPR आने के बाद ये रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, लेकिन बॉम्बे में पहले से था, 95 से शुरू था, लेकिन उस टाइम DC रूल्स में कुछ प्रोविजन नहीं था। 2000 में या 98 में कुछ प्रोविजन आ गया, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, इसलिए वो रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर शुरू हो गया। रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर शुरू होने के बाद उसका कोई भी गाइडलाइन नहीं था, इसलिए क्या है कि हर एक सोसाइटी अपने मर्जी से रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर अडॉप्ट करती थी। तो शुरू में मेंबर्स को भी मालूम नहीं था, ऑफिस बेरर्स को मालूम नहीं था, मैनेजिंग कमिटीज को कुछ इसकी जानकारी नहीं थी। तो जनरली वो आर्किटेक्ट के पास जाते और या बिल्डर के पास डायरेक्टली जाते थे और अपॉइंट करते थे। उसमें बहुत से मेल प्रैक्टिसेस हो गए, इतने मेल प्रैक्टिसेस हो गए कि हाई कोर्ट में 100 से ज़्यादा रीट पिटिशन फाइल हो गए। तो इसके बाद हाई कोर्ट को भी पता चला कि ये रीडेवलपमेंट का इशू बहुत बड़ा है, क्योंकि मेंबर्स में बहुत डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। तो ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को उन्होंने, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि एक आप ऐसा गाइडलाइन इशू करो जिसके अंदर यूनिफॉर्मली सभी सोसाइटी को सेम एक प्रोसीजर होगा। सेम प्रोसीजर से जाएंगे तो एक सोसाइटी एक प्रोसीजर और दूसरी सोसाइटी दूसरी प्रोसीजर नहीं कर सकते, इसलिए वो गवर्नमेंट ने पहले 3 जनवरी 2009 में पहले गाइडलाइंस सेक्शन 79 में इशू कर दिए थे। तो ये भी गाइडलाइन क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि वो गाइडलाइन भी थोड़े हार्श थे। उसमें 75% मेंबर्स की प्रेजेंटी जरूरी थी। तो 75% मेंबर्स जनरली बॉम्बे में रहते नहीं है, बहुत से फ्लैट्स खाली रहते हैं, कोई कलकत्ता जिसका ट्रांसफर होता है, कोई मद्रास में जाता है, कोई दिल्ली का ट्रांसफर होता है। तो मेंबर्स होते हैं लेकिन मेंबर्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकते, इसलिए वो 75% का गाइडलाइन ये नहीं हुआ था, फुलफिल नहीं हो रहा था। इसकी वजह से सोसाइटीज को बहुत अड़चने पैदा हो गए थे और उसमें भी थोड़ा सुधार करना जरूरी था। बहुत से फेडरेशंस ने, बहुत से मेंबर्स ने गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि इसका थोड़ा रिलैक्सेशन करो। पहले ये भी था कि 70% मेंबर्स का कंसेंट जरूरी था। तो हाई कोर्ट ने उसमें भी डायरेक्शन में दिया था कि जनरली ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी। मेजॉरिटी इसका मतलब वो 51% होगा तो मेजॉरिटी होता है। तो आप गाइडलाइन में वैसा ये कर दो। तो इसीलिए वो अभी जो 4 जुलाई 2019 को गाइडलाइंस है उसमें अभी मेंबर्स का प्रेजेंटी कोरम है वो 67% कर दिया है, प्रेजेंटी 67%, और जो मेजॉरिटी जरूरी है वो 51% कर दी गई है। इसके लिए गाइडलाइंस जनरली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे। ये गाइडलाइन किसको एप्लीकेबल है? ये गाइडलाइंस को ऑल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है और
इसी प्रोसीजर से आप जाओगे तो अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन जो भी है उनको भी ये गाइडलाइंस आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक इसका पर्पज ये है कि ट्रांसपेरेंट वे में यदि रीडेवलपमेंट होगा तो ही वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए वो गाइडलाइंस अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन और इसके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, अभी एक गाइडलाइन के मुताबिक जनरल बॉडी मीटिंग में सभी डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का सेक्शन 72 देखेंगे तो सभी अधिकार जो रहते हैं वो जनरल बॉडी इज द फाइनल अथॉरिटी। लेकिन जनरल बॉडी भी फाइनल अथॉरिटी किस हद तक है उसका भी एक लिमिट है। वो जनरल बॉडी रिजोल्यूशन पास करती है जो कॉन्ट्ररी टू एक्ट के प्रोविजंस, रूल्स के प्रोविजंस और बायलॉज के प्रोविजंस, उसका कॉन्ट्ररी रिजोल्यूशन नहीं कर सकते, या गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो है वो। तो उसके अंदर जो भी करना है उसके लिए जनरल बॉडी सुप्रीम रहती है। जनरल बॉडी मीन्स ऑल मेंबर्स जो रहते हैं वो जनरल बॉडी में कंसिडर किए जाते हैं। जो लीगली ओनर्स है फ्लैट्स के वो मेंबर्स हो सकते हैं और वही मेंबर्स जनरल बॉडी के मेंबर्स होते हैं। तो ये जनरल बॉडी खाली जनरल बॉडी होगी, लेकिन उसका भी कुछ मीटिंग होना चाहिए, या वो मीटिंग इंपॉर्टेंट है। तो रीडेवलपमेंट में जनरली क्या है, दो ये मीटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मीटिंग ये है कि रीडेवलपमेंट करना है या नहीं करना है, इसके लिए जनरल बॉडी, और उसी मीटिंग में समझो रीडेवलपमेंट आपको करना है तो पीएमसी को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये करने के पहले आपने पीएमसी का थोड़ा सा शॉर्टलिस्टिंग करके, कोई अच्छे पीएमसी है वो उनको एक उनका प्रोफाइल देख के वो आप ये कर सकते हैं मैनेजिंग कमेटी में, और यू कैन रिकमेंड इट टू द जनरल बॉडी। तो जनरल बॉडी में ये पहले जनरल बॉडी में एक सब्जेक्ट रहता है, और ये जनरल बॉडी का दो जनरल बॉडी का तो कोरम है वो 67% होना चाहिए। आपके 100 मेंबर है तो 67 मेंबर प्रेजेंट रहेंगे तो ही वो जनरल बॉडी हो सकती है। 65 मेंबर रहेंगे तो जनरल बॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि कोरम रिक्वायर्ड कोरम नहीं है। विदाउट कोरम जनरल बॉडी कैनॉट बी कंटिन्यूड, इट कैनॉट कंटिन्यू। तो और उसमें 51% का ये चाहिए, मेजॉरिटी समझो 67 मेंबर है तो 51 मेंबर कम से कम, टोटल 100 मेंबर है, 67 मेंबर आ गए तो 51 मेंबर्स का रिजोल्यूशन को सपोर्ट होना चाहिए, उनके मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। 100 मेंबर भी आए तो भी 51 है, 67 मेंबर आए, 70 मेंबर आए, कुछ भी आगे का नंबर रहेगा तो कम से कम 51 मेंबर ने वो रिजोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए। ये जनरल बॉडी का नोटिस है, वो 14 डेज का क्लियर 14 डेज का नोटिस देना जरूरी है। उसमें एजेंडा फिक्स करके 14 डेज का नोटिस देना जरूरी है, और इसका वीडियो शूटिंग भी करना जरूरी है। इसके बाद ये जो पहली जनरल बॉडी रहती है उसमें आपको एक प्लेन पेपर पे कंसेंट लेना पड़ता है रीडेवलपमेंट के लिए जाने के लिए, और इसके पहले भी एक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 1/5 मेंबर ने सोसाइटी को रिक्वेशन देना चाहिए, कि एक रिक्वेस्ट लेटर देना चाहिए, एप्लीकेशन देना चाहिए कि अपनी सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के लिए एक जनरल बॉडी बुलाओ करके, और ये जनरल बॉडी फिर बुलाने का। ये जनरल बॉडी में 2 सब्जेक्ट मैंने जैसा बताया, एक वेदर टू गो फॉर रीडेवलपमेंट और नॉट, इफ यस देन अपॉइंटमेंट ऑफ पीएमसी। तो ये एक जनरल बॉडी है। ये जनरल बॉडी होने के बाद आप रीडेवलपमेंट के समझो 51% मेंबर्स रेडी हो गए। रेडी होने के बाद फिर आपने पीएमसी भी अपॉइंट कर दिया, तो पीएमसी को अपॉइंटमेंट लेटर देना है आपको। पीएमसी का अपॉइंटमेंट लेटर देने का पीएमसी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको देंगे। फिजिबिलिटी मीन्स आपके प्लॉट के मुताबिक समझो, प्लॉट के अराउंड रोड कितना है, रोड विड्थ कितना है, यूडीसीपीआर में आपको कितना एफएसआई मिल सकता है, एक्स्ट्रा एफएसआई मिल सकता है, बाकी का एफएसआई डेवलपमेंट पोटेंशियल कितना मिल सकता है, इसका एक फिजिबिलिटी पीएमसी तैयार करेंगे। उसमें टोटल कॉस्ट रहेगा, प्रोजेक्ट का कॉस्ट रहेगा, और रेवेन्यू कितना जनरेट होगा ये भी रहेगा। तो उससे प्रॉफिट कितना हो सकता है वो भी उसमें, तो जनरली ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ये अच्छे बिल्डर आएंगे, और उसी मुताबिक आपको एरिया कितना मिल सकता है, कॉर्पस कितना मिल सकता है,
रेंट कितना मिल सकता है, ब्रोकरेज कितना मिल सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना मिल सकता है, ये सब उसकी वजह तरफ से तो मेंबर ने ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट ध्यान में लेना और उसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। कई कई बार मेंबर किधर से तो इंफॉर्मेशन लेके ऐसा होता है कि उनको समझो लगता है कि हमारे इधर 1000 स्क्वायर फीट एरिया मिलना चाहिए, लेकिन होता नहीं, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। यूडीसीपीआर के गाइडलाइंस के मुताबिक आपको कितना एरिया मिल रहा है वो फिक्स है, कितना कॉस्ट होगा वो भी फिक्स है। ये सब होते हुए भी हम एक्सपेक्टेशन करेंगे तो कोई भी बिल्डर आपको एक्स्ट्रा एरिया देता है ऐसा बोल के वो अपना टेंडर भर सकते हैं और आप इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। बॉम्बे में जितने भी प्रोजेक्ट स्टॉल हुए हैं उसमें यही प्रॉब्लम आया है कि मेंबर्स का एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गया और फिजिबिलिटी से वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। वो एक बार प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं होगा तो प्रोजेक्ट स्टॉल ही हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है होते। तो आपको ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में से जो एरिया आता है जो पीएमसी निकालते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान में लेना चाहिए। उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछो, इतना इससे ज्यादा क्यों नहीं आता है, ये होता है क्या, इसमें क्या हो सकता है मैक्सिमम, ये सब आप पूछ सकते हैं। आप भी उसका सजेशन दे सकते हैं। और फिजिबिलिटी एक बार फाइनल होने के बाद आप ध्यान में लेना चाहिए कि कोई भी बिल्डर एक्स्ट्रा दे रहा है एकदम ज्यादा 20 स्क्वायर फुट इधर उधर होता है, 10-15 स्क्वायर फीट भी ज्यादा इधर होता है, तो क्योंकि उसका प्रॉफिट में वो कम कर रहा है। लेकिन कोई भी बिल्डर आपको बोलेगा कि मैं 50 स्क्वायर फुट ज्यादा दूंगा और 100 स्क्वायर फुट, वो प्रोजेक्ट ग्रैब करने के लिए वो आपको लालच दिखा रहा है, ऐसा आप समझ लो। जनरली ऐसा होता है बॉम्बे में, जो भी इतने प्रोजेक्ट है 400-500 प्रोजेक्ट कम से कम स्टॉल हो चुके हैं। आज ऐसी स्थिति है कि आप लल्लूभाई पार्क अंधेरी वेस्ट में जाओगे, कितने प्रोजेक्ट्स ज्यादा एरिया मिलने के लालच से बंद पड़े। तो जनरली आप ये ध्यान में ले लो, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी आप ध्यान में लेने का कभी भी। तो एक बार फिजिबिलिटी दिया, फिजिबिलिटी के ऊपर आप स्टडी करो, दैट इज अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू ऑल द मेंबर्स। यू कैन गो थ्रू द फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप फिर उसके ऊपर आपका कुछ सुझाव होगा, आपका कुछ सजेशन होगा, प्रैक्टिकली इट इज कुछ सजेशन होगा, इसमें ये ऐड होना चाहिए, इसमें ये ऐड होना चाहिए, क्योंकि सब चीजें हमें ही मालूम है ऐसा हमारा दावा नहीं है। आपके भी कोई सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, आपको भी कोई कंपनी में काम किए होते, आपको भी कुछ मालूम होगा, तो सजेशंस आप दे दो, वो सजेशन डेफिनेटली ध्यान में लेंगे। वो ध्यान में लेते हुए समझो आपका सजेशन वैलिड है और लीगल भी है, तो वो ध्यान में लेके वो फिजिबिलिटी वैसा अमेंड कर सकते हैं। एक फाइनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगा। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनने के बाद पीएमसी आपसे के साथ डिस्कस करके ब्लैंक टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। ब्लैंक टेंडर डॉक्यूमेंट फ्लोट करने के लिए आपको डेवलपर का जो ये सिलेक्शन करने आए उसके पहले वो टेंडर से बिड्स मंगवाने हैं, टेंडर मंगवाने हैं। उसके लिए 2 अच्छे पेपर में वाइड स्प्रेड न्यूज़पेपर्स में, हमारे पीएमसी में अभी 70 प्रोजेक्ट किए, तो हम जनरली टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लोक सत्ता और महाराष्ट्र टाइम्स, ये वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स है जो थ्रू आउट इंडिया सब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और मैक्सिमम उनका रीडरशिप है। ऐसे ही पेपर्स में हम एडवर्टाइज देते हैं। ये पेपर में एडवर्टाइज देके तो दिया तो इट विल रीच टू मैक्सिमम एंड रेप्यूटेड डेवलपर्स आल्सो। आपके विजिबिलिटी देख के, आपका वायबिलिटी देख के कोई भी इसमें टेंडर डाल सकता है। तो एक बार आपके साथ बैठ के वो ब्लैंक टेंडर डॉक्यूमेंट ये होते हैं, उसमें क्या कंडीशंस डालना है, क्या नहीं डालना है, वो भी आपके साथ डिसाइड किया जाता है। आपके डिसीजन या सुझाव लेने के बाद, सजेशंस लेने के बाद वो ब्लैंक टेंडर डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाता है। एक बार फाइनल हो गया तो पेपर में एडवर्टाइज देते हैं। 1 महीना या 21 दिन जो भी है वो टेंडर परचेज करने का, और टेंडर परचेज करने के बाद 1 हफ्ते बाद टेंडर रिसीव करने का वो एक टाइम पीरियड रहता है, टाइमलाइन रहता है। उस टाइमलाइन में जितने भी टेंडर्स आते हैं वो भी मैनेजिंग कमेटी में ओपन किए जाते हैं, लेकिन कोई भी मेंबर इंटरेस्टेड रहेगा उस प्रोसेस के दरमियान उसको अटेंड करना है तो वो अटेंड कर सकता है।
ऐसा नहीं है कि खाली मैनेजिंग कमेटी मेंबर में ही करते, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स प्लस डिजायरस मेंबर्स जो है उनके सामने ये टेंडर, और डेवलपर्स के रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने टेंडर भरे उनके सामने ये टेंडर ओपन होता है। एक बार टेंडर ओपन होने के बाद फिर उसका 2 पार्ट रहता है, एक टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल टेंडर एंड दूसरा फाइनेंशियल ऑफर। टेक्निकल इसमें बीड में डेवलपर का क्वालिफिकेशन क्या है ये डिसाइड होता है, वेदर ही इज क्वालिफाइड और नॉट। आपका प्रोजेक्ट करना है, आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट करना है और एक 10 करोड़ का काम किया हुआ डेवलपर नहीं कर सकते, जिसको कुछ अनुभव ही नहीं है रिडेवलपमेंट का या बाकी प्रोजेक्ट्स का भी, जिसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिसके नाम से वो प्रोजेक्ट ये नहीं होता है, सेल नहीं होता है, ऐसे डेवलपर जनरली ये नहीं हो रहे थे। तो उसमें ये टेक्निकल बीड में हम वही मंगवाते, उसने अभी तक कितना प्रोजेक्ट किया है, कितने टाइम को उसने कंप्लीट किया है, उसका लीगल बैकग्राउंड क्या है, रिडेवलपमेंट का उसका क्या अनुभव है, रिडेवलपमेंट के कितने प्रोजेक्ट उसके चालू है और इसके पहले कुछ काम किया है क्या, काम पूरा किया है तो उसका ओसी लेते हैं, काम चालू किया है तो उसका सीसी लेते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट रहेगा तो अपने को उसका टेक्निकल फिजिबिलिटी वायबिलिटी ध्यान में आता है। तो पहले टेक्निकल टेंडर ओपन हुए किए जाते हैं। टेक्निकल टेंडर में जो भी टेक्निकली क्वालिफाइड रहते हैं, ये पूरे रिडेवलपमेंट के प्रोसीजर में सिलेक्शन ऑफ डेवलपर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जनरल बॉडी का रहता है और पीएमसी आपको आपके भले के लिए ही कुछ सुझाव देता है, तभी आपको वो जनरली ध्यान में लेते हुए या आप उनको क्वेरीज पूछ सकते, ये कर सकते, लेकिन वो जनरल रिकमेंडेशंस रहते हैं, वो रिकमेंडेशंस आप ध्यान में लेते हुए फिर बाद में आपको फाइनेंशियल ऑफर जो टेक्निकली क्वालिफाइड डेवलपर्स है उनके ऑफर्स फिर ओपन करना है। टेक्निकल जो फाइनेंशियल ऑफर रहता है उसमें आपको एरिया कितना मिलता है वही अब जो अभी बताया, और आपको कॉर्पस फंड कितना मिलता है, वो बैंक गारंटी कितना देगा, वो उसका सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा, खुद का कितना पैसा लगाएगा, बैंक का कितना होगा या मार्केटिंग से कितना पैसा वो ये करेगा अवेलेबल करेगा, एक सोर्स ऑफ फंड्स जो रहता है वो भी रहता है, रेंट है, ब्रोकरेज है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एरिया परचेस करना है उसके लिए कितना डिस्काउंट मिलता है वो है, कॉर्पस फंड है, ये सब उसमें वो फाइनेंशियल ऑफर में रहता है। टेक्निकली क्वालिफाइड जो डेवलपर रहते हैं उनके ही फाइनेंशियल ऑफर जनरली ओपन किए जाते हैं, क्योंकि टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं रहेगा, भले उसने कुछ भी दिया होगा तो वो प्रोजेक्ट जिसकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है, जो प्रोजेक्ट खत्म पूरा करने वाली की उसकी क्षमता नहीं है, तो उसका फाइनेंशियल ऑफर ओपन करके कुछ फायदा भी नहीं होता है। वो प्रोजेक्ट मिलने के लिए कुछ भी दे सकता है। तो टेक्निकली क्वालिफाइड डेवलपर या ब्रांडेड डेवलपर देखो, फाइनेंशियली साउंड डेवलपर देखो, जिसका खुद का पैसा लगा सकता है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसका लिटिगेशन पहले कुछ नहीं है, जिसने टाइमलाइन में सभी अपने कस्टमर्स को फ्लैट्स दिए हैं, ऐसा डेवलपर फिर आप एक उनके साथ जो शॉर्टलिस्ट होते हैं डेवलपर्स आपके सामने ये होता है और शॉर्टलिस्टिंग के बाद फिर आप निगोशिएट कर सकते हैं और बाद में एक आप डिसीजन पे ले आ सकते हैं कि एक डेवलपर को अपॉइंट करना है। आप ये डिसीजन तक जब आएंगे तभी फिर एक जनरल बॉडी बुलानी पड़ती है, उसका भी 14 डेज का नोटिस है, उसका सिलेक्शन ऑफ डेवलपर मेन सब्जेक्ट रहेगा, वो उसका भी 67% ऑफ द टोटल मेंबर्स कोरम रहेगा, जितने भी सोसाइटी के मेंबर है उसके 67% 2/3 मेंबर्स कोरम रहेगा और 51% मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास होना पड़ेगा या डेवलपर को सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसका भी वीडियो शूटिंग होता है और ये जनरल बॉडी के लिए रजिस्ट्रार का रिप्रेजेंटेटिव इधर सामने हाजिर रहता है। वो हर एक मेंबर्स के जिन्होंने कंसेंट दिए हर एक से वीडियो कैमरा के सामने वो पूछता है कि वेदर योर कंसेंट इज देयर फॉर अपॉइंटिंग दिस डेवलपर और नॉट। तो उनके सामने ये सब होता है, तो इसमें कुछ हम ये नहीं कर सकते। वो 67% मेंबर, 51% मेजॉरिटी एंड
इन प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार एंड वीडियो शूटिंग 14 डेज नोटिस, ये सब है। एक बार आपने डेवलपर सिलेक्ट कर दिया, फिर बाद में आप लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं, और ये एक जनरल बॉडी के बाद एक 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पे वो कंसेंट देना पड़ता है। वो कंसेंट देंगे, बाद में फिर एक कंसेंट का एक कॉपीज, वीडियो सीडी और आपकी जनरल बॉडी का प्रोसीडिंग, ये सब रजिस्ट्रार को सबमिट करते हैं। रजिस्ट्रार को सबमिट करने के बाद फिर उनकी एनओसी छिड़कों के रजिस्ट्रार की एनओसी आती है, और बाद में फिर आप डेवलपर को लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं। एक बार आपने लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया, फिर उसके बाद डेवलपमेंट एग्रीमेंट का ये चालू होता है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी पीएमसी की तरफ से ड्राफ्ट देते हैं। आप और डेवलपर दोनों मिलके, दोनों का ये लेके आपका सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसा देखना है, वो जनरली पीएमसी का ये आदमी ये करते। तो ये सब ध्यान में लेते हुए फिर वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट फाइनल होता है। एक बार फाइनल हो गया डेवलपर और आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट, फिर बाद में उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर वो डेवलपर आपकी तरफ से मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी he can go to various departments for obtaining NOCs, various NOCs. There are several NOCs required in the process of redevelopment before issuing commencement certificate. तो उसके लिए फिर वो हर एक डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकता है। एक बार सभी NOCs आ जाएगी, तो NOCs आने के बाद फिर वो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका प्लान पास होगा। प्लान में भी आपका हर एक का कंसेंट लेके ही प्लान पास होता है। आपके जनरल बॉडी में ही प्लान, पीएमसी या डेवलपर अकेला प्लान नहीं कर सकता है। ये प्लान भी आपके नाम से पास होता है, सोसाइटी के नाम से पास होता है, डेवलपर के नाम से पास वो नहीं होता है, सैंक्शन नहीं होता है। तो आपका कंसेंट लेके और आपको सामने ये करके आपका कॉन्फ्रेंस लेके मेजॉरिटी के डिसीजन से फिर वो प्लान ये हो जाएगा। और वो एक बार एनएमएमसी में गए, एनएमएमसी में सैंक्शन होता है। एक बार सैंक्शन हो गया तो उसमें पता चलेगा कि आपको कौन सा प्लान कौन से इसमें है, और फिर वो अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स आता है। अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स भी जनरल बॉडी में होता है। गाइडलाइन में दिया है कि लॉटरी सिस्टम से करना है, क्योंकि पहला आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अलग था और अभी जो बनेगा उसके बाद उसमें फ्लोर्स भी चेंज होंगे, एलिवेशन पूरा चेंज होगा, फ्लोर में कितने प्लांट होंगे वो उसी टाइम का प्लान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो जनरल लॉटरी सिस्टम रहता है, लेकिन ये जनरल बॉडी का डिसीजन रहेगा कि कैसा करना है। टू अवॉइड लिटिगेशन लॉटरी सिस्टम इज द बेस्ट। तो उसके बाद फिर अलॉटमेंट होता है, उसके लिए भी रजिस्ट्रार का रिप्रेजेंटेटिव हाजिर रहता है, और उसका भी जनरल बॉडी का प्रोसीडिंग वीडियो शूटिंग होता है। तो एक बार अलॉटमेंट हो जाएगा तो फिर PAAA परमानेंट अल्टरनेट एकोमोडेशन एग्रीमेंट मीन्स आपका जो नया फ्लैट आपको मिल रहा है उसके लिए डेवलपर आपके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। और ये सब प्रोसीजर होने के बाद फिर आपको आपका जो पुराना फ्लैट है, बिल्डिंग है, वो वेकेट करना है। उसके लिए भी 1 मंथ की नोटिस देते हैं, उसके बाद वो वेकेट करना पड़ता है। और जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में दिया है, समझो 36 मंथ है या 42 मंथ्स है, उसके अंदर उसको कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज PMC will look after on behalf of society, PMC will look after supervision of the construction. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से हो रहा है, जो प्लान पास किया है उसी मुताबिक हो रहा है, ये सब देखने की जिम्मेदारी उनका। रिपोर्ट्स तैयार होंगे, फोर्टनाइटली रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है, वो आपको शेयर किए जाएंगे, या मीटिंग में भी आप ये कर सकते हैं। बाद में ये सब होने के बाद लास्ट में एक बार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो बाद में लास्ट में फिर एनओसी डेवलपर को सभी जो जितनी एनओसी पहले लिए थी वैसी एनओसी लेनी पड़ेगी। और बाद में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, एक बार ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको पोजीशन नोटिस मिलेगा। पोजीशन नोटिस के बाद आप आपका फ्लैट का पोजीशन ले सकते हैं। ये जनरल ऐसा प्रोसीजर है। इसमें खाली इंपॉर्टेंट ये ध्यान में कि सिलेक्शन ऑफ डेवलपर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ डेवलपर में जो भी डेवलपर आप सिलेक्ट करोगे वो ब्रांडेड रहना चाहिए,
उसके नाम से प्रोजेक्ट सेल होना चाहिए, उसके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल फंड होने चाहिए या फंड के अरेंजमेंट तो होनी चाहिए, और वो उसका क्वालिटी वाइज या पहले का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, लिटिगेशन भी नहीं होनी चाहिए। ये सब आपको ध्यान में लेना है। और फिजिबिलिटी, ये दो चीजें आप ध्यान में रखो। और आपका रिडेवलपमेंट, आप सभी मेंबर्स डिजायरस हैं, तो आपका आगे डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके लिए मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और मेरा एक दो मिनट का एक सो पाटिल सर ने आपको 79A के जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट के, अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइन क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, मैंडेटरी प्रोसेस है, वो आपको बताया है। मेन इम्पोर्टेंट थिंग है कि सब डिसीजन आपको स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में लेने हैं विथ द quorum of 2/3 members and 51% of the members approval. सो कहीं पे भी प्रोसीजर लैप्सेस होंगे नहीं, शॉर्टकट नहीं होने चाहिए। इसकी हमें उस हिसाब से हमको प्रोसीजर आगे फॉलो करनी है। तो अगर हम शॉर्टकट करेंगे या प्रोसीजर लैप्सेस करेंगे तो एट सर्टन स्टेज कहीं पे भी कंप्लेंट होगी या लिटिगेशन होगा तो वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टकअप होने के चांसेस होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि थोड़ा डिले भी हो जाएगा, तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो डिफाइन करके दिया है गाइडलाइंस में, वी हैव टू फॉलो दैट। Critical areas of litigation. Which are the critical areas where litigation can happen. That we will conclude the next part में। अभी मैं rest of the part we will complete, then we will go for question answer. So अब जहाँ पे परमिशन के लिए हमको जाना है, मेन है कि सिडको की परमिशन है, NOC, then NMMC is the planning authority। तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करने हैं सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड लीज डीड बिटवीन सोसाइटी एंड सिडको। अभी सब सोसाइटी की लीज डीड होएगी नहीं मुझे पता नहीं है, अगर नहीं हुए हैं तो लीज डीड एग्जीक्यूट करके लेना भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट लीज डीड सिडको हमें रीडेवलपमेंट के लिए NOC नहीं देगी। मेंबर की तरफ से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? अगर मेंबर फर्स्ट ओनर है तो सिडको और मेंबर्स का एग्रीमेंट, अगर रीसेल में फ्लैट लिए हैं, परचेज किए, तो जितने बार ट्रांजैक्शन हुआ है उसके चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, सिडको ट्रांसफर लेटर, इन केस ऑफ रीसेल सिडको का ट्रांसफर लेटर, कॉपी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी रिसिप्ट और इंडेक्स 2, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये KYC के लिए। देन सिडको के सर्विस चार्जेस टिल 1998 सिडको के सर्विस चार्जेस हुआ करते थे, बहुत सारे लोगों के चार्जेस पेंडिंग रहते हैं, तो उसकी भी रिकवरी किए बगैर सिडको हमें NOC देगी नहीं, तो वो भी ड्यूज हमें क्लियर करने हैं। NMMC का प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर बिल क्लियरेंस लगेगा और मेंबर्स के फोटो फॉर द कंसेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट कमिटी के पास कलेक्ट होना ज़रूरी है, इसके बाद ही हम वो प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट तो अभी एक पार्ट तो सर ने समझाया, प्रोसीजरल पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है कि UDCPR की प्रोविजंस क्या है, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन, which has been sanctioned by Government of Maharashtra on 3rd of December 2020। तो ये UDCPR में सेक्शन 10.10.2 is applicable for the buildings, redevelopment of the building which has been previously constructed by SIDCO. Next. ये अपना लोकेशन ऑफ साइट है, यहाँ पे हाइट गवर्न करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि हम नवी मुंबई एयरपोर्ट के एग्लोमरेशन में आते हैं। तो अभी तो फिलहाल 120 मीटर हाइट परमिसिबल है, तो 30 फ्लोर की बिल्डिंग आराम से बन सकती है। नेक्स्ट, ये कंडोमिनियम प्लान है अलग अलग सोसाइटी की, आनंद वन, न्यू सप्तर्षि। नेक्स्ट, ये सनराइज का थोड़ा सा विजिबल नहीं है, न्यू हेवंस, बैक सब बैक 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 बैक। अब जो बेसिक कैलकुलेशन होती है FSI इज रिलेटेड टू द प्लॉट एरिया। तो प्लॉट एरिया कहाँ से सर्टिफाई किया जाएगा?
ये सिडको ने आपको जो कंडोमिनियम प्लान दिए हैं, तो सर्टिफाइड कंडोमिनियम प्लान विल बी द बेसिस फॉर कैलकुलेशन कंसिडरेशन ऑफ प्लॉट एरिया। यहाँ पे आपका प्लॉट एरिया है, सो जो भी FSI एप्लीकेबल होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू द प्लॉट एरिया एंड दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ बेसिक FSI। सो फॉर दैट दिस विल बी द बेसिस। नेक्स्ट अब इंटाइटलमेंट जो कैलकुलेट होगी वो अकॉर्डिंग टू द कारपेट एरिया विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सिडको। मतलब जो इनिशियली अपना घर बना है उसका सिडको ने दिया हुआ जो एग्रीमेंट है उसके साथ में एक फ्लोर प्लान मिलेगा आपको ये यूनिट का। तो वहाँ पे जो कारपेट एरिया लिखता है 53.33 जो बड़े फ्लैट है उनका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के, सो दैट विल बी द बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ रिहैब एरिया। मतलब मेंबर्स की जो एडिशनल एरिया की एंटाइटलमेंट एज पर यूडीसीपीआर वो कैलकुलेट की जाएगी सिडको ने बनाए हुए घर के कारपेट एरिया के बेसिस पे। तो आपके एग्रीमेंट के साथ ये जो यूनिट प्लान है दैट विल बी द डॉक्यूमेंट फॉर दैट कंसिडरेशन। नेक्स्ट, ये जो फर्स्ट फ्लोर सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर के है, सेकेंड फ्लोर 36.13 प्लस टेरेस एंड ऊपर का जो है थर्ड फ्लोर का 36 स्क्वायर मीटर, इस तरीके की फ्लैट की मोटा मोटी आपकी यूनिट प्लान्स हैं। नेक्स्ट, पुढे ये मेरे पास जो डेटा था 4 सोसाइटी का, सब न्यू सप्तर्षि, आनंद वन, न्यू हेवन, सनराइज, वहाँ पे 96 फ्लैट, सभी में 96 फ्लैट्स है। 53.33, 36.13 प्लस टेरेस 16 स्क्वायर मीटर एंड लास्ट सेगमेंट है 36.13। दिस इज द कारपेट एरिया मतलब विद इन द 4 walls। So that will be the basis for calculation of entitlement area. Next. Plus terrace बोलेंगे तो how much the carpet area? That I will explain. This is the development plan. NMMC ने अभी जो development plan बनाया और गवर्नमेंट को सैंक्शनिंग के लिए भेज दिया है, वहाँ पे ये जो रोड है न्यू सप्तर्षि एंड सनराइज के बीच में, that road has been widened up to 15 मीटर। वो पहले छोटा रोड था, अभी इसका रोड वाइडनिंग प्रपोज किया है। ये भी सनराइज और ग्रेट ईस्टर्न गैलरी है, वो भी रोड 15 मीटर प्रपोज किया है। नेक्स्ट, अब ये जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन 10.10.2, दिस रेगुलेशन इज एप्लीकेबल फॉर द अथोराइज्ड बिल्डिंग प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड बाय सिडको। मतलब सिडको ने जो घर बना के दिए हैं उसके लिए रीडेवलपमेंट के रेगुलेशन एप्लीकेबल है। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? A building constructed by SIDCO which has been declared dilapidated by the Commissioner NMMC, or a building constructed by SIDCO which is above 30 years of the age, irrespective of its status of dilapidation. मतलब either it should be dilapidated, or if it is, even though it is not dilapidated but the age is more than 30 years, it is also eligible for redevelopment. मेरे ख्याल से अपनी बिल्डिंग कुछ 89 में बनी थी, पोजीशन बाद में मिला है, लेकिन जो प्लान दिख रहा है फ्लोर प्लान, वहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे 89 लिखा हुआ है। सो आवर्स एज इज मोर देन 30 years, वी आर एलिजिबल फॉर रीडेवलपमेंट। बट 2015 में एक GR था रीडेवलपमेंट का, तो वहाँ पे सेम क्राइटेरिया मेंशन था GR में, उसमें 30 years के क्राइटेरिया पे अभी हाईकोर्ट में एक PIL पेंडिंग है, वहाँ पे उसमें इंटरिम ऑर्डर है, इसमें ये 30 years का क्राइटेरिया एग्जीक्यूट किया नहीं जाता है। अभी इसमें 2 अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लीगल ओपिनियन ऐसे है कि न्यू सेट ऑफ रेगुलेशन गवर्नमेंट में एज पर MRTP एक्ट सब प्रोसीजर फॉलो करके सजेशन ऑब्जेक्शन रूल पब्लिश होते हैं, सजेशन ऑब्जेक्शन होता है, उसके ऊपर हियरिंग होता है, देन कमिटी फाइनल करके गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती है। तो अभी ये न्यू सेट ऑफ रेगुलेशन एप्लीकेबल हुए हैं। What was the order, interim order of not executing this 30 years criteria was on the 2015 regulation. So कुछ लोगों का ओपिनियन है कि ये एप्लीकेबल, अभी वो PIL का ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ लीगल ओपिनियन ऐसे है कि कंटेंट ऑफ द रूल इज सेम, उसमें भी वही रूल थे, इसमें भी यही रूल है, तो दैट स्टेज फॉर द कंटेंट ऑफ द रूल, सो एप्लीकेबल होता है। तो अभी NMMC क्या करती है, इवन दो यू आर 30 years प्लस, वो ऑडिट करके आपको सबमिट करना है NMMC में।
तो ऑडिट कहाँ से होता है? एनएमएमसी के पैनल पे रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स है, आइदर उनके थ्रू आपको ऑडिट करना है, और आईआईटी, विजेटी है, एनआईटी, सीओपी जो गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है उनके थ्रू भी आप स्ट्रक्चरल ऑडिट कर सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग 7 टाइप के टेस्ट है, 7 टाइप्स ऑफ टेस्ट है, और वो टेस्ट के पैरामीटर्स जो आते हैं उसके बेसिस पे फिर वो कमिटी डिसीजन लिखती है कि ये बिल्डिंग्स डायलैपिडेटेड है, एलिजिबल फॉर रीडेवलपमेंट है। नेक्स्ट, तो ये डिसीजन कौन लेता है? उसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन कमिटी बनाई गई है, ये रूल में ही मेंशन है, 10.10.2.1 में रूल में मेंशन है। उसके चेयरपर्सन है म्युनिसिपल कमिश्नर एनएमएमसी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पीडब्ल्यूडी ठाणे, जॉइंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग कोकण डिवीजन, सिटी इंजीनियर एनएमएमसी होना चाहिए, चीफ इंजीनियर सिडको, चीफ प्लानर सिडको, एंड विजेटीआई के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर केशव सांगड़े। ऐसे 7 लोगों की ये कमिटी है। एक कमेटी के पास हमारे बिल्डिंग के एज रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे अभी ये कंप्लीशन जो था, प्लान था, उसके ऊपर 89 लिखा है या फर्स्ट पोजीशन है, वहाँ पे भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है। तो दैट डॉक्यूमेंट्स प्लस स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। देन ये कमेटी अपने मीटिंग में इसके ऊपर डिसीजन करती है, आपकी एलिजिबिलिटी आप आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेक्शन है रेगुलेशन का, रेगुलेशन 10.10.2.1। यहाँ पे एफएसआई क्या है वो लिखा गया है। क्या लिखा है एफएसआई? टोटल परमिसिबल एफएसआई शैल बी स्पेसिफाइड इन द टेबल बिलो, और रिहैब प्लस इंसेंटिव विच एवर मोर। एक तो ये एफएसआई यहाँ पे जो लिखा है वो मिलेगा, और रिहैब प्लस इंसेंटिव उसकी टोटल अगर इससे ज्यादा है तो वो आपको एप्लीकेबल होगा। तो अभी एफएसआई का प्रोविजन क्या दिया है? दिस इज अकॉर्डिंग टू द रोड विड्थ। अगर 9 मीटर से नीचे का रोड है तो 1.8 और एग्जिस्टिंग प्लस 50% विच एवर इज लेस। अगर रोड 9 एंड 15 के बीच में है तो 2 एफएसआई है, एंड 15 एंड अबव है तो 3 एफएसआई। तो हमने अभी डेवलपमेंट प्लान देखा, वहाँ पे जो छोटे रोड थे ऑलमोस्ट 15 मीटर वाइड प्रपोज किए हैं। सामने की जो सोसाइटीज है सनराइज और न्यू हेवन, उनको तो 30 मीटर का रोड ऑलरेडी है। तो ऑल सोसाइटीज आर एलिजिबल फॉर एफएसआई 3। तो जो मैक्सिमम बिल्डिंग पोटेंशियल है उसके लिए सभी सोसाइटीज एलिजिबल है। अब अलग अलग सोसाइटीज के प्लॉट है। आनंदवन 6936 है, न्यू सप्तर्षि 7244 है, सनराइज 7400 है, न्यू हेवन 7400 है। तो कुल मिला के अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 28,980 स्क्वायर मीटर ये एंटायर प्लॉट एरिया है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 96 × 4 384 हो जाते हैं। मैक्सिमम रोड विड्थ 30 मीटर है, तो एफएसआई 30 मीटर हो या 15 मीटर हो उसके लिए सेम एप्लीकेबल है, 3 एफएसआई। एक कंबाइंड सोसाइटी का सिनेरियो है। अगर सिंगल सोसाइटी है तो पीछे की जो 2 सोसाइटी है उनको भी अभी 15 मीटर का रोड हो गया है, तो उनके लिए भी 3 एफएसआई एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, अब आगे का पार्ट है 10.10.2A रिहैबिलिटेशन एरिया एंटाइटलमेंट। तो भी ये क्या है? यहाँ पे मेंबर्स को एज पर दिस रेगुलेशन कितना एडिशनल एरिया मिनिमम मिलना चाहिए उसकी प्रोविजन इसमें मेंशन की गई है। तो क्या लिखा है? बेसिक इंटाइटलमेंट इक्विवेलेंट टू द कारपेट एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग टेनामेंट्स प्लस 35% देयर ऑफ सब्जेक्ट टू मिनिमम 300 स्क्वायर फीट। मतलब इसका ऐसा है कि जो कारपेट एरिया सिडको ने दिया हुआ है उसके ऊपर 35% प्लस और मिनिमम 300। कहीं कहीं यूनिट छोटे यूनिट भी है हमारे पास। नवी मुंबई में ए टाइप के घर अगर हम देखेंगे तो 147 स्क्वायर फीट के है, तो उनके ऊपर अगर आप 35% ऐड करोगे तो लगभग 200 स्क्वायर फुट हो जाएगा, लेकिन उनको मिनिमम 300 स्क्वायर फुट देना ही है। हमारे केस में बड़े सेगमेंट के फ्लैट है तो बेसिक एंटाइटलमेंट अपनी एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया सिडको ने जो दिया हुआ है उसके ऊपर 35% है। आगे क्या लिखा है? एंड एडिशनल एंटाइटलमेंट गवर्न्ड बाय द साइज ऑफ द प्लॉट। अब साइज ऑफ द प्लॉट यहाँ पे मेंशन है, उसके हिसाब से आपको एडिशनल एंटाइटलमेंट के लिए आप एलिजिबल है। क्या लिखा है? 4000 स्क्वायर मीटर के नीचे का प्लॉट रहेगा तो ये 35% आपको मिलेगा, एडिशनल कुछ नहीं मिलेगा। एंटाइटलमेंट के बारे में मिलेगा तो ज्यादा, लेकिन ये एंटाइटलमेंट की कैलकुलेशन मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर प्लॉट 4000 के अभाव है लेकिन 20,000 से कम है तो एडिशनल 10% मिलेगा। मतलब ये 35%
प्लस 10%, तो ये हो गए 45%। अगर प्लॉट 20,000 के ऊपर चला जाता है तो प्लस 5% एक्स्ट्रा, मतलब 35 प्लस 15% हो गया 50%। तो प्लॉट एरिया अगर 4,000 के नीचे है तो प्लस 35% का एंटाइटलमेंट है, प्लॉट एरिया अगर 4,000 के ऊपर है तो प्लस 45% का एंटाइटलमेंट है, और प्लॉट एरिया अगर 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर है तो ये एंटाइटलमेंट हो जाता है 50% का। अगर हम सोल जाते हैं, चारों सोसाइटी अगर सोल जाते हैं तो इन एंड अराउंड 7,000 स्क्वायर मीटर अपना प्लॉट एरिया है, तो इंडिविजुअली वी आर एलिजिबल फॉर 35 प्लस 10, 45% विल बी द प्लस एंटाइटलमेंट है। अगर हम चारों सोसाइटी साथ में आती है तो अपना प्लॉट एरिया हो जाता है 28,000, विच इज मोर देन 20,000 स्क्वायर मीटर। तो एडिशनल 5% एंटाइटलमेंट ऐसे ही बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ गई? हम साथ में आ गए, एमेलगमेशन ऑफ सोसाइटी करके अगर हम 4 सोसाइटी का एक ही प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारी एंटाइटलमेंट बाय डिफॉल्ट बाय रूल 5% से बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक उसका बेनिफिट है। अगर हम यूनिट वाइज कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो 3 सेगमेंट के फ्लैट हमारे पास है। सिडको का दिया हुआ घर का कारपेट एरिया विल बी द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस एंटाइटलमेंट। तो ग्राउंड फ्लोर के घर है, ग्राउंड एंड फर्स्ट के कहाँ पे 2 टाइप की बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 3 भी है, ग्राउंड प्लस 2 भी है। जहाँ पर ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग है तो ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर में कारपेट एरिया है 53.33, फर्स्ट फ्लोर में कारपेट एरिया है 36.13 प्लस टेरेस, एंड सेकंड फ्लोर में कारपेट एरिया है 36.13। अब सर ने जो पूछा था कि ये डिफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरेस उसका क्या होगा, तो एंटाइटलमेंट जो कैलकुलेट करनी है वो बेसिकली कारपेट एरिया पे ही होगी। तो एंटाइटलमेंट कैलकुलेशन इज ओनली ऑन द कारपेट एरिया, कैलकुलेशन के लिए टेरेस पकड़ा नहीं जाएगा। बट जो ओवर एंड अबाउट दैट एंटाइटलमेंट जो एडिशनल हमको मिल रहा है वहां पे वो उसका बेनिफिट हम कैटर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कारपेट एरिया। तो उसके लिए आगे हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन बनते हैं। तो बेसिकली अगर हम 35% ऐड करते हैं तो वो 72, 48 हो जाता है, प्लस 10% सोल अगर 70 से जाता है तो 45% से इतना बनेगा। तो मोटा मोटी एक सोसाइटी का कारपेट एरिया 67,021 एंटाइटलमेंट 70 का हमने कैलकुलेशन किया है सोल सोसाइटी का, तो उतना बन सकता है। अगर हम साथ में आते तो एंटाइटलमेंट 5% से और बढ़ेगा नेक्स्ट, तो ये एंटाइटल पहुंच जाएगा लगभग 2,80,000 स्क्वायर फुट की। पिछले इसमें देखा था हमने बैकअप एक सोसाइटी का 67,000 बन रहा है, तो 4 सोसाइटी का 5% से वो बढ़ रहा है इसमें टोटल कारपेट एरिया की एंटाइटलमेंट। अब कारपेट एरिया से हम जब बिल्टअप एरिया में कन्वर्ट करते हैं, क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है? बेसिकली एफएसआई इज रिलेटेड विद द बिल्टअप एरिया। सो कारपेट टू बिल्टअप अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसमें 20% हम लोड करते हैं, जो स्टैम्प ड्यूटी का रेगुलेशन है वहां पे प्लस 20% करेंगे तो बिल्टअप एरिया जनरेट होता है। नेक्स्ट, तो ये हो गया पार्ट ए, जो हमने देखा कि एफएसआई 3 एप्लीकेबल है, प्लॉट एरिया मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट विल बी द पोटेंशियल। तो एक सिंगल सोसाइटी है तो अराउंड 7,000 इंटू 3 21,000, चारों सोसाइटी क्लब करते हैं तो 28,000 इंटू 3 तो लगभग 87,000 समथिंग है। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 पार्ट में हो रहा है। एक पार्ट हमने देखा कि हमारे एंटाइटलमेंट क्या है, अगर हम सिंगली सोल जाते हैं तो प्लस 45% की है, अगर हम साथ में जाते हैं तो प्लस 50% की है। पार्ट बी है इंसेंटिव एफएसआई। इंसेंटिव एफएसआई क्या है कि जो पार्ट ए में हमने देखा है उसके ओवर एंड अबव कुछ इंसेंटिव हमको मिलता है। अब वो क्या कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके लिए लैंड रेट एंड कंस्ट्रक्शन रेट का रेशियो हमको निकालना है। तो अपने जो एरिया है नेरून में सेक्टर 4 का लैंड रेट गवर्नमेंट का रेडियो रेगुलर का 59,500 है, कंस्ट्रक्शन रेट है 26,620। ये रेडियो रेगुलर में मेंशन किया रेट है, गवर्नमेंट का जो एएसआर रहता है एनुअल शेड्यूल रेट्स वहां पे ये मेंशन है। तो 59,500 डिवाइडेड बाय 26,000 इट कम्स टू 2.235। अब ये 2.235 है, यहाँ पे ये स्लैब बताए गए हैं। अगर ये 1 and 2 के बीच में है तो 90% इंसेंटिव मिलेगा, 2 and 3 के बीच में है तो 80% इंसेंटिव मिलेगा। तो ये हमारा रेशियो आता है 2.235, सो इट विल गो टू द सेकंड स्लैब, सो वी आर एलिजिबल फॉर 80% इंसेंटिव।
अब नेहरू के कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं वहां पे रेडियो रेकनर का रेट 52,000 से कम है। तो 52,000 से जहां पे रेडियो रेकनर का कम है, ये रेशियो आ जाता है लेस देन 2। तो लेस देन 2 जहां पे रेशियो आ जाता है, दैट विल बी इन बिटवीन 1 and 2, देन एंटाइटलमेंट विल बी 90%। आप अगर ईस्ट में जाओ, ईस्ट में रेट कैसे रेडियो रेकनर के 47,000, 45,000, 42,000, अग्रीगोले के बाजू में तो 39,000 है। तो वहां पे उनको इंसेंटिव मिल रहा है 90% बिकॉज ऑफ दैट रेडियो रेकनर, और हमारा रेडियो रेकनर है 59,000। आप अगर आगे सेक्टर 18 में जाओगे तो वहां पे 68,000 है। तो वहां पे ये एंटाइटलमेंट ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी टू द पाम बीच रोड, गवर्नमेंट के यहाँ पे रेडियो रेकनर के रेट थोड़े हायर साइड में है, तो हमारे लिए इंसेंटिव एप्लीकेबल है 80%। तो ये डिफरेंस भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो हम कंपेयर करते हैं कि वहां पे इतना मिल रहा है तो हमको इतना क्यों नहीं मिल रहा। तो बेसिक एक पैरामीटर है रेडियो रेकनर जो डिफाइन करता है हमारा इंसेंटिव। जहां पे रेडियो रेकनर रेट 52,000 के नीचे है वहां पे आपको 90% इंसेंटिव मिलेगा। जहां पे रेडियो रेकनर का रेट मोर देन 52,000 है वहां पे आपको इंसेंटिव 80% मिलेगा, मतलब हमको 10% इंसेंटिव बाकी एरिया से कम मिल रहा है। सो पहले पार्ट में जो देखा उसका 80% हमको मिलेगा। अगर एक सोसाइटी का है तो 80,000 के ऊपर 64,000 मिलेगा। सब सोसाइटीज का है तो 3,34,000 के अगेंस्ट 2,68,000 होगा। अभी ए एंड बी का टोटल आता है एक सोसाइटी का 1,44,000 और सब चारों सोसाइटी का 6 लाख के करीब आता है। नेक्स्ट, ए पार्ट ए एंड पार्ट बी हमने समझा। अभी पार्ट सी समझना है शेयरिंग ऑफ बैलेंस एफएसआई। अब शेयरिंग ऑफ बैलेंस एफएसआई क्या है, यहाँ पे हमको देखना है कि पार्ट ए एंड बी की टोटल अगर 3 एफएसआई के पोटेंशियल से कम है तो दैट विल बी द बैलेंस एफएसआई। तो उसका शेयरिंग कैसा होता है, उसका शेयरिंग अगेन डिफाइंड विद द रेशियो ऑफ लैंड रेट एंड कंस्ट्रक्शन रेट। अब हम कंबाइंड सोसाइटी का देखेंगे। अपना बेसिक रेशियो है 2.235। हमारा रिहैब प्लस इंसेंटिव का एरिया था 6 लाख स्क्वायर फीट के आसपास सब सोसाइटी में लगे अपना। लेकिन एफएसआई 3 के हिसाब से पोटेंशियल कितना है 28,950 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये लगभग 9,35,000 स्क्वायर फीट है। सो रिहैब प्लस इंसेंटिव इज लेस देन मैक्सिमम पोटेंशियल। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस, 9,35,000 माइनस 6 लाख, अराउंड 3,33,000 और कंबाइंड। एंड अगर सोल ली जाते हैं तो ये बैलेंस होता है 88,000 स्क्वायर फीट। अब ये बैलेंस एफएसआई का क्या होता है, बैलेंस एफएसआई में 2 शेयरर है। कौन है, 60% एरिया जाएगा सिडको और एनएमएमसी को। तो सिडको और एनएमएमसी को हमको फ्री ऑफ कास्ट घर बना के देने हैं। सिंगल सोसाइटी जाता है तो ऑलमोस्ट 53,000 स्क्वायर फुट एरिया एक सोसाइटी का सिडको और एनएमएमसी को घर बना के शेयरिंग में देने हैं। और सभी सोसाइटी का अगर हम साथ में करते हैं तो लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया के घर हमको उनको बना के देने हैं। अब इसमें एक डिफरेंस समझने जैसा है, सभी सोसाइटियां अलग अलग जाती है तो बैलेंस एफएसआई कितना रह रहा है 88,000 इंटू 4, मतलब लगभग 3,50,000 स्क्वायर फीट, 3,50,000 स्क्वायर फीट। लेकिन अगर कंबाइन जा रही है तो यही रेशियो आता है 3,33,000, मतलब 17,000 स्क्वायर फीट हम शेयरिंग बचा पा रहे हम साथ में जब जाते हैं। ये कैसे हो गया, ये कैसे हैपन हो गया, क्योंकि अपना 5% इंटाइटलमेंट बढ़ गया और वो बढ़े हुए 5% पे हमको 80% इंसेंटिव भी मिल रहा है। सो साथ आने से हम लगभग 17,000 स्क्वायर फुट एरिया बचा पाए जो शेयरिंग में जा रहा है। सो दैट इज द बेनिफिट, वो हम फिर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है डेवलपर और अपने 384 मेंबर्स में। सो ये दूसरा बेनिफिट है जहाँ पे हम साथ आने से हमारा एरिया बढ़ता है। तो ये जो 3 एफएसआई का पोटेंशियल हमने देखा बेसिक, उसके 3 डिवीजन है। एक एंटाइटलमेंट ऑफ रिहैब एरियाज, मेंबर्स को मिनिमम कितना मिलना चाहिए, पार्ट बी है इंसेंटिव और पार्ट बी है सी है शेयरिंग सिडको और एनएमएमसी को कितना जा रहा है। अब ये जो शेयरिंग है वो सभी जगह जाता है क्या, नॉट नेसेसरी। जैसे मैंने बताया कि छोटे साइज के जो घर है जहाँ पे डेंसिटी बहुत हाई है, अब जैसे ये टाइप के घर है नेरुल में है 2,300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे 136 मेंबर रहते हैं।
और उनकी इंटाइटलमेंट कैसे निकाली गई है? मिनिमम 300 फुट उनको देना ही है। उनकी इंटाइटलमेंट आती कितनी है? 200 स्क्वायर फुट, लेकिन उनको देने 300 स्क्वायर फुट, तो 100 स्क्वायर फुट ऐसा ही बाय डिफॉल्ट उनको मिल जाते हैं। उसके ऊपर इंसेंटिव उनको कितना मिल रहा है? 90% मिल रहा है। तो उनका एफएसआई रिहैब प्लस इंसेंटिव 3.84 तक जा रहा है। हमारा एफएसआई कितना रिस्ट्रिक्टेड है? 3, और 3 में थर्ड शेयर कौन है? सिडको और एलएमएमसी। उसमें उनमें रिहैब प्लस इंसेंटिव इससे 3.84 तक जा रहा है, तो उनको उसमें शेयरिंग आता ही नहीं। तो जो छोटे सेगमेंट के फ्लैट है, ए टाइप, बी टाइप, 25 स्क्वायर मीटर के अंदर वाले, या वाशी के JN1 के है, आयरोली के L4 टाइप के हैं, वहां पे एफएसआई 3 के ऊपर एक्सीड करता है। वो 2 ही सेगमेंट में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। और जहां पे बड़े एरियाज के फ्लैट है, डेंसिटी कम है, वहां पे शेयरिंग में थर्ड मेंबर ऐड हो जाता है, सिडको और एनएमएमसी। तो बेसिकली हमको यूटिलाइज करने के लिए कितना मिलेगा मेंबर्स और डेवलपर्स को? बेसिक में से 2.6 2.7 मिलेगा, क्योंकि बाकी बचा हुआ सिडको को जा रहा है। और छोटे घर जहाँ पे है वहां पे मेंबर एंड डेवलपर को ही 3.5 3.6 3.8 इस तरीके से एफएसआई जनरेट होता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है, वो भी समझना हमको इसके लिए जरूरी है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे 150 फुट का घर था तो उनको तो 450 मिल गया, तो 3 टाइम्स मिल रहा है, तो मुझे भी उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। इसके रीजन यही है कि एफएसआई के कैलकुलेशन इंटाइटलमेंट रिलेट्स विद द डेंसिटी, रेडी रेकनर, फ्लैट के साइजेस एंड एफएसआई के पोटेंशियल। सो प्लॉट टू प्लॉट, सेक्टर टू सेक्टर, सेगमेंट टू सेगमेंट, ये बहुत सारे वेरिएशन इसमें मिलते हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, इवन टाइप के घर है ईस्ट में, वेस्ट में ही, सॉरी, सेक्टर 8 एंड 10, बीच में से खाली एक रोड जा रहा है। दिस इज सेक्टर 10, दिस इज सेक्टर 8, सामने सामने सेम सोसाइटीज है इवन टाइप की। इनका रेडी रेकनर है 58,000, इनका रेडी रेकनर है 47,000। जस्ट डोर एकदम सामने सामने, कंपाउंड का डोर, गेट जो रहता है सामने सामने। तो आपको कितना इंसेंटिव मिल रहा है? आपको 90% इंसेंटिव मिल रहा है, इनको इंसेंटिव मिल रहा है 80%। आपका प्लॉट एरिया 6,000 है, तो आपको 10% एंटाइटलमेंट आपका ज्यादा है, 45% मिलेगा। इनका प्लॉट एरिया 4,000 से नीचे 3,300 है, तो इनका एंटाइटलमेंट 35% है। तो इनका लॉस 2 साइड से हो गया, इवन दो सेम टाइप ऑफ द फ्लैट्स। एक है उनका इंसेंटिव 10% कम है, दूसरा है उनका एंटाइटलमेंट 10% कम है। तो इनको 20% कम इनसे मिलेगा, लेकिन वो किसी को हजम नहीं होता कि सामने इतना मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। सो और रेडी रेकनर इनका हाई होने की वजह से जो फीस, प्रीमियम चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी पे करना है, ये इनको ज्यादा पे करना है, इवन दो इनको 20% लेस एरिया मिल रहा है। सो दिस इज द मैजिक। ये मैजिक ही है, लोग समझते नहीं है, क्योंकि जो n नंबर ऑफ पैरामीटर्स है जो इन्वॉल्व है इसमें एंटाइटलमेंट डिसाइड करने में, वो है प्लॉट का लोकेशन, डेंसिटी, साइज ऑफ द यूनिट, रेडी रेकनर, एंड वो कौन से रोड पे स्थित है। क्योंकि अभी इसमें और पोटेंशियल कहाँ से जनरेट होगा, वहां पे यूजर क्या परमिसिबल है। अब वो यूजर कैसे डिफाइन होता है? अगेन रोड विड्थ पे यूजर डिफाइन होता है। आपका रोड अगर 15 मीटर का है, तो आपने यहाँ पे पीछे की सोसाइटी अगर सोल जाती है तो उनको प्योरली रेसिडेंशियल बनेगा। अगर वो क्लब बुक के सामने की सोसाइटी के साथ आती है, तो सामने की सोसाइटी को 30 मीटर का रोड है, तो 30 मीटर के रोड पे 10% कमर्शियल अलाउड है, 10% ऑफ द प्लॉट एरिया। अगर 20 मीटर का रोड है तो 5% ऑफ द प्लॉट एरिया। तो जहां पे कमर्शियल अलाउड होता है वहां पे प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी बढ़ती है। अगर मुझे 100 फ्लैट बेचने को मिल रहे हैं और मैं 100 करोड़ जनरेट कर रहा हूं, तो अगर वहां पे 90 फ्लैट और 10 स्टॉक मिलेंगे तो मैं 110 करोड़ जनरेट करूंगा। तो ये जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट है, बढ़ा हुआ रेवेन्यू है, वही मैं मेंबर्स के साथ में ज्यादा शेयर कर सकता हूँ। तो जहां पे कमर्शियल आ रहा है वहां पे प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी ज्यादा होने की वजह से आपको बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है डेवलपर से इन रिटर्न्स ऑफ दैट एडिशनल कमर्शियल बेनिफिट। तो ये और एक चौथा पैरामीटर है कि जहां पे जो सोसाइटी 15 मीटर के रोड पे है या 30 मीटर के रोड पे नहीं है, और वो 30 मीटर के रोड के सोसाइटी के साथ अगर अमेंडमेंट होती है तो उनको भी वो बेनिफिट वो अचीव कर सकते हैं। सो अभी हमने देखा कि अमेलगमेशन में हमारे 3 फायदे हैं। नेक्स्ट पुढे
एक है हमारी एंटाइटलमेंट 5% से बढ़ रही है, दूसरा है कमर्शियल 10% मिलने की वजह से प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी बढ़ रही है। इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट भी कुछ है। आप अगर सोल बिल्डिंग बनाते हो, सेपरेट बिल्डिंग बनाते हो, तो हर एक विंग को आपको 2 स्टेयरकेस, 2 लिफ्ट, सोसाइटी ऑफिस जो कॉमन एरियाज है वो भी अभी एफएसआई में काउंट किए जाते हैं, वो बनाने पड़ेंगे। तो 4 कंपाउंड के समझो एक विंग भी बन गए तो 8 स्टेयरकेस, 8 लिफ्ट देनी पड़ेंगी। अगर आप साथ में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो 8 स्टेयरकेस की जगह 5 और 6 स्टेयरकेस में आपका काम हो जाए। तो बचे हुए 2 या 3 स्टेयरकेस का एफएसआई आपको फ्लैट में यूज करने को मिलेगा। तो दिस इज द एडिशनल इनडायरेक्ट बेनिफिट जहां पे प्रॉपर प्लानिंग होगा। प्रॉपर प्लानिंग की वजह से जो कॉमन एरिया में एफएसआई का वेस्टेज जा रहा है, क्योंकि अभी 2020 के बाद के रेगुलेशन जो बने हैं उसमें कॉमन एरिया में भी एफएसआई काउंट होता है। स्टेयरकेस, लॉबी, पैसेज, सोसाइटी ऑफिस, रिक्रिएशन एरिया, जिम, वॉचमैन केबिन, ड्राइवर रूम, ये जो कॉमन एरियाज है वो भी अभी एफएसआई में काउंट होती है। तो जितना आप ज्यादा वेस्टेज करोगे कॉमन एरिया में उतना आपको कम यूज करने को मिलेगा। सो दिस इज एडिशनल बेनिफिट जहां पे आप कम से कम कॉमन एरिया में वेस्टेज जा सकता है अगर आप साथ में क्लब करके आओगे तो। बैक सर, बस अब इसके अलावा क्या मिलेगा हमको? 3 एफएसआई तो हमने देख लिया। 60% एंसिलरी एरिया फॉर रेसिडेंशियल, 80% एंसिलरी एरिया फॉर कमर्शियल। अभी एंसिलरी एरिया किस लिए दिया? जैसे मैंने बताया है कि बिफोर 2020 जो अर्लियर सेट ऑफ रेगुलेशन थे वहां पे 15% बालकनी, स्टेयरकेस, लॉबी, पैसेज, लिफ्ट लॉबी, सोसाइटी ऑफिस, जिम, फ्लावर बेड, कबर्ड, ये एरिया सब फ्री ऑफ एफएसआई हुआ करते थे। अब न्यू सेट ऑफ रेगुलेशन में सब एफएसआई में काउंट होता है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एंसिलरी एफएसआई दिया। दिस एफएसआई इज चार्जेबल विद द पेमेंट ऑफ प्रीमियम टू द एनएमएमसी इन सिडको। तो ये जो कॉमन एरियाज है, स्टेयरकेस, लॉबी, पैसेज, सोसाइटी ऑफिस, ड्राइवर रूम, सैनिटरी ब्लॉक, एमिनिटी फैसिलिटी, उसमें मोटा मोटी 30 to 40% एरिया चला जाता है, बचा हुआ 20% हम फ्लैट में यूज करते हैं। तो जो एंटाइटलमेंट में हमको मिल रहा है 45 या 50%, ओवर एंड अबव दैट जो मिलेगा वो एक तो यहाँ से आएगा सेविंग ऑफ एंसिलरी एरिया इन कॉमन एरियाज, दूसरा आएगा प्रोजेक्ट में अगर कमर्शियल बनता है तो प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी बढ़ती है, उसमें आएगा। सो एक बात है कि हम एंटाइटलमेंट क्या है ये समझ गए और उसके ऊपर जो मिलता है तो एंसिलरी एफएसआई के सेविंग से मिलेगा और कमर्शियल पोटेंशियल में मिलेगा। नेक्स्ट इसके अलावा क्या क्या एमिनिटी फैसिलिटीज देनी पड़ती है? 15% गार्डन इज मैंडेटरी, गार्डन शुड बी ऑन मदर अर्थ। 50% गार्डन, 50% ऑफ द प्लॉट एरिया, वो भी अगर हम अलग अलग जाएंगे तो टुकड़ों टुकड़ों में बनेगा। देन 5% एरिया सोशल एमिनिटीज के लिए एनएमएमसी को हैंडओवर करना पड़ेगा बना के। तो अगर हम साथ में जाते हैं तो एक बड़ा सा गार्डन मिल सकता है, पार्किंग की एमिनिटी फैसिलिटी प्रॉपर हो सकती है, ये उसके एडिशनल बेनिफिट्स है। नेक्स्ट, अब कुछ लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि हमने एक्सटेंशन किया है उसका क्या है? बराबर है ना, हमने वैलिड क्वेश्चन है। सो सीसी लिए है, ओसी लिया है, फीस प्रीमियम चार्जेस सिडको और एनएमएमसी को पे किया है, लेकिन जो रूल्स बने हैं it is for the building which has been previously constructed by SIDCO either dilapidated or 30 years of the age। तो वहां पे सिडको ने दिया हुआ कारपेट ही इंटाइटलमेंट कैलकुलेशन के लिए कंसिडर किया जाता है। इसके लिए बहुत सारी सोसाइटीज ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, एनएमएमसी ने भी वो पॉजिटिवली गवर्नमेंट को रिकमेंड करके भेजा है। अभी 2 साल तो हो गए, गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ा है। इफ गवर्नमेंट टेक्स कॉल पॉजिटिवली ऑन दैट तो वो एरिया भी हम काउंट कर सकते हैं जिन्होंने ऑफिशियली अगर एडिशनल एफएसआई किया है। लेकिन आज के डेट में मेरे ख्याल से लगभग 16 से 17 परमिशन हो गया है। अभी जो भी परमिशन पाइपलाइन में है, अभी सिडको ने दिया हुआ कारपेट एरिया ही कंसिडरेशन में लिया जाता है, एडिशनल एरिया लिया नहीं जाता है। तो अभी वो एक डिफरेंस कहाँ से हम मैच करेंगे? किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया है, ऑफिशियली किया है, तो एंटाइटलमेंट कैलकुलेशन होगा बेसिक एरिया पे, पर ओवर एंड अबव एंटाइटलमेंट जो हमको मिल रहा है फ्रॉम द एंसिलरी एरिया, फ्रॉम द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट,
वहाँ पे सोसाइटी अपना अपना कॉल ले सकती है कि वो वहाँ पे वो डिफरेंशिएट किए। सेम एप्लीकेबल है टू द टेरेस फ्लैट्स। टेरेस although not a part of carpet area, so it not considered for the entitlement calculation, but that 16 square meters terrace, अगर मार्केट ट्रेंड हम देखते हैं, टेरेस नेवर कम्स इन एफएसआई, टेरेस नेवर कम्स इन कारपेट एरिया, लेकिन उसका बेनिफिट तो देना चाहिए क्योंकि मेंबर के पास ऑलरेडी टेरेस है, टेरेस के अगेंस्ट उसने प्रीमियम भी पे किया है। तो जो मार्केट ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड ऐसा है कि 1/3 एरिया उसका कारपेट में कंसिडर किया जाता है। देयर इज नो रेगुलेशन, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कितना पकड़ना है, तो 1/3 पकड़ना है, 50% पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। लेकिन टेरेस कनेक्टेड विद द फ्लैट है तो उनको कुछ बेनिफिट अलग से देना है, तो मार्केट ट्रेंड ऐसा है कि उसको भी 1/3 काउंट किया जाता है, वो एडिशनल उसको वो बेनिफिट रहेगा कारपेट एरिया का। तो इस तरीके से जो बाकी के पॉइंट्स है ये सोसाइटी का कॉल है कि टेरेस को क्या काउंट करके कंसिडर करके चलना है। मार्केट ट्रेंड जैसे बताया मैंने 1/3 है, जिन्होंने एक्सटेंशन किया है उनके लिए बेसिक एंटाइटलमेंट के आगे जो मिलने वाला है, मतलब साथ में जाएंगे तो 50% आपका बेसिक एंटाइटलमेंट है, अलग अलग जाएंगे तो 45% एंटाइटलमेंट। तो ओवर एंड अबाउट दैट जो मिल रहा है फ्रॉम द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, वहां पे आपको वो डिफरेंस अगर सोसाइटी विद इन द सोसाइटी आप डिसाइड करते हैं तो एक मेथोडोलॉजी, तो वहां पे वो डिफरेंस आप प्रोपोर्शन में क्रिएट कर सकते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा एक्सेल का एक्सेल बेसिक क्वेश्चन आता है कि ये तो एंटाइटलमेंट हमने समझ लिया, मिल सकता है कितना। अब उसके लिए डिटेल प्लानिंग डिजाइनिंग होगा, उसके बाद में प्रिसाइज फिजिबिलिटी पे हम आ सकते हैं। जनरली आप जब पीएमसी अपॉइंट करते हो उसके बाद में टेंटेटिव प्लान बनाना पड़ता है। प्लान इसके लिए बनाना पड़ता है कि जो कॉमन एरिया में एफएसआई जा रहा है वो आप तभी असर्टन कर सकते हैं जब आप प्लान बना के देखोगे। थंब रूल से कोई बनता नहीं है। प्लॉट का शेप, साइज, डायमेंशन, विड्थ, लेंथ, उसके हिसाब से जो भी बिल्डिंग बायलॉज है वो कंसीडर करके प्लान बनता है। वहाँ पे स्टेयरकेस, लॉबी, पैसेज, लिफ्ट, सोसाइटी ऑफिस क्रिएशन, उसके लिए कितना एरिया चला जाता है वो माइनस होने के बाद में फिर बाकी की कैलकुलेशन करके एंटाइटलमेंट के ऊपर कितना मिल सकता है एडिशनल, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे नेरुल सीवी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे उस टाइम पे हमने जो कैलकुलेशन किया था तो वो प्लस 85% जा रहा था सिडको के, जो एंटाइटलमेंट 45 है प्लस 40% एडिशनल उनको इन बिडिंग मिल गया। हमारे कैलकुलेशन अगर हम करते भी हैं तो एरिथमेटिकल वे से अगर हम देखते हैं तो ये डबल एंड उसके अबाव भी जा सकता है, मतलब 45 या 50 साथ में जाते हैं तो वो 90% या 100% तक भी पहुंच सकता है कंसिडरिंग आवर पोटेंशियल। क्योंकि हम 30 मीटर रोड पे हैं तो लगभग हमको 10% कमर्शियल मिलेगा। सो इन दैट ये प्रोजेक्शन आपका सिडको ने दिया हुआ घर उसके ऊपर 100% प्लस जा सकता है, ये एंटिसिपेशन है। अब डिटेल फिजिबिलिटी तभी बनेगा जब आप प्लानिंग डिजाइनिंग करोगे। एक का चलाओगे सगळे कंबाइंड कॉस्ट कार्ड। हमको सर ने जैसे बताया कि प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी समझनी जरूरी है। वायबिलिटी में ये एंटाइटलमेंट वगैरह आता है, आप वो समझ गए अभी, लेकिन फिजिबिलिटी का दूसरा पार्ट आता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट समझना जरूरी है। थोड़े वरती के थोड़े मोटे कर वरती के पहले एक तो अभी जो एनएमएमसी और सिडको को जो ऑफिशियल चार्जेस हमको पे करने हैं, अगर हम कंबाइंडली जाते हैं तो लगभग 94 करोड़ के आसपास हमको इनिशियली हम जब पे करेंगे तभी जाके हमको परमिशन मिल सकती है। दीज चार्जेस आर अकॉर्डिंग टू विद रेडी रेकनर रेट। रेडी रेकनर से लिंकअप है, अलग अलग कंपोनेंट है, स्क्रूटिनी फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डेवलपमेंट चार्जेस ऑन लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस ऑन रेजिडेंशियल कंपोनेंट, कमर्शियल कंपोनेंट, एंसिलरी एनएमएमसी और सिडको का प्रीमियम, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, मतलब जो अपना एग्जिस्टिंग एफएसआई ये 1 से लेके 3 तक जा रहा है, जो एडिशनल 2 एफएसआई मिल रहा है उसके अगेंस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस चारों सोसाइटी में साथ में जाएंगे तो 35 करोड़ के आसपास है। बाकी डिपॉजिट और बाकी जो एक्सपेंसेस है तो 94 करोड़ के आसपास ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, वो पे करने के बाद हमको एनएमएमसी और सिडको की तरफ से परमिशन मिलेगी। ऊपर बढ़ती गई
इसके बाद में एक्सपेंसेस का सेकंड पार्ट आता है कि हम ट्रांजिट में जाएंगे, जब बिल्डिंग वैकेट करके डेवलपर को देंगे तो फीस, रेंट, डिपॉजिट, शिफ्टिंग, रीशिफ्टिंग, कॉर्पस फंड, ब्रोकरेज, ये जो मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहे हैं, बैंक गारंटी, इसके अलावा डेवलपर और हमारे बीच में जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा उसकी भी स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, जो लगभग 30 करोड़ के आसपास आती है। सब सोसाइटी जब साथ में जाएगी। जीएसटी, हमारा फ्लैट जो है, हमारा जो नया घर बनेगा उसके मार्केट वैल्यू पे 5% जीएसटी पेएबल है, उसकी कॉस्ट लगभग 45 करोड़ के आसपास जाएगी। तो ये कॉस्ट भी समझनी जरूरी है, गवर्नमेंट को टैक्सेस कितने जा रहे हैं। आप चारों सोसाइटी 384 घर बनाओगे तो ये कॉस्ट लगभग 165 करोड़ है, मतलब एनएमएमसी और सिडको को भरने के पैसे और ये सारे रेंट, डिपॉजिट, शिफ्टिंग, रीशिफ्टिंग, कॉर्पस, बैंक गारंटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी 165 करोड़, तो 260 करोड़ यही हो गया। नेक्स्ट पुढच्या सीटवर कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये हो गया 260 करोड़। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, हाई राइज बिल्डिंग आप जाओगे तो 3000 प्लस जीएसटी का पेमेंट आएगा, तो 650 करोड़ वो कॉस्ट है। बाकी सेल्स एंड मार्केटिंग, इंटरेस्ट, कंटिजेंसी, तो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा, लगभग 1030 करोड़, 1037 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बन रहा है। तो वो प्रोजेक्ट के लिए जब डेवलपर आएगा 3-4 साल काम करेगा, तो मार्केट का ट्रेंड है बेयर मिनिमम 30%, 27% अराउंड प्रॉफिट अगर होगा बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स, तभी वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल समझा जाएगा। सो ये 1000 प्लस 30 मतलब लगभग वरती कितना, अगर हम 28% भी प्रॉफिट समझेंगे तो 1300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होना जरूरी है। उसके लिए उसको सेल को कितना शॉप मिल रहा है, कितने फ्लैट मिल रहा है, उसका एरिया, यहाँ के मार्केट रेट से कितना एरिया उसको लगेगा कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल हो, वो भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में समझना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट होगा तो विन विन सिचुएशन में होगा। बहुत सारा मुझे मिलना चाहिए, डेवलपर थोड़ा बहुत लेके जाएगा तो कोई डेवलपर आके काम नहीं करेगा। दे कम्स फॉर बिजनेस, नॉट फॉर अ चैरिटी। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट सर ने जैसे बोला वो समझना इसके लिए जरूरी है कि हम चाहते हैं हमारे पॉकेट से एक भी रुपया न जाते हुए एडिशनल एरिया का घर मिलना चाहिए, 3 साल के लिए रेंट, डिपॉजिट, शिफ्टिंग, रीशिफ्टिंग मिलना चाहिए, कॉर्पस फंड मिलना चाहिए, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट उसने बेयर करनी चाहिए, फीस प्रीमियम चार्जेस उसने बेयर करनी चाहिए, टैक्सेस उसने बेयर करने चाहिए। तो उसको कुछ बेनिफिट, प्रॉफिट होना जरूरी है, तभी जाके वो प्रोजेक्ट होगा। और ये 28 to 30% प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स अगर होता है तभी एक मार्केट की ट्रेंड है कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल समझा जाता है। कुछ लोग 26% में भी करेंगे, कुछ 32% एक्सपेक्ट करेंगे। तो बिडिंग में जो जो कंसिडरेशन उनको करनी है वो अपने अपने कैलकुलेशन के बेसिस, अपने अपने नीड ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे आपको ऑफर कोट करेंगे। एक रहता है फिजिबिलिटी जब बनता है तो आपको एक अंदाज आ जाएगा, आइडिया आ जाएगी कि ये हमारा एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया का प्रोजेक्शन कहाँ तक जा रहा है, कंसीडरिंग द रेगुलेशन, कंसीडरिंग द एंटाइटलमेंट प्लस कंसीडरिंग द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे मैंने बोला कि ये कंबाइंडली जा रहा है तो उसको कमर्शियल बेनिफिट चारों सोसाइटी का मिल रहा है। अगर दो या एक अलग जाएंगे तो सामने वाली सोसाइटी को कमर्शियल मिलेगा, पीछे वाली सोसाइटी को रेसिडेंशियल बनाना पड़ेगा, उनका वायबिलिटी कम रहेगा और सामने वाले को ज्यादा रहेगा। साथ में जाएंगे तो सबका मिलके ज्यादा रहेगा। सो ये अगर हम कंबाइन और सोल का भी डिफरेंस अगर देखते हैं तो लगभग ये 10 to 15% इसमें फर्क आपके एरिया में पड़ सकता है। मतलब बड़े फ्लैट में लगभग 100 फुट, छोटे फ्लैट में 60-70 फुट साथ में आने से फर्क पड़ेगा। सो दीज आर द कैलकुलेशन, प्रिसाइज फिजिबिलिटी वो लोग बाद में बनेगी जब आप पीएमसी अपॉइंट करोगे। तो ये फिजिबिलिटी है। अभी और किसको कुछ पूछना है तो What kind of developer can come for this kind of project? दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट कंपनी आ सकती है। ये तो 28,000 तो लोकल Like big developers? L&T, गोदरेज वो भी आ सकती है, क्योंकि उनके लिए नीड इतनी है कि 7 लाख से लेके 10 लाख स्क्वायर फीट उनको सेल करने के लिए मिलना चाहिए। What is upper limit for अपर करने वाला कौन है? क्या लिमिट इज क्या लिमिट?
अपर लिमिट नीचे के लिए लिमिट है 300 हाँ, अपर के लिए है। अपर के लिए वो MIG की कैप है, वो हम उसमें वहाँ तक हम जाते हैं नहीं, 160 स्क्वायर मीटर की है। शादर सोसाइटी को ये कौन करने वाला है? ये आपको ही डिसाइड करना है मेंबर्स को। सुहासिनी डिसीजन तो आपको लेना है आपकी जनरल बॉडी मीटिंग में। आपको बेनिफिट दिख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो आपको साथ में जाने में कोई हर्ज तो होना नहीं चाहिए। हम नेरुल में 2 जगह पे सोसाइटी अमेलगमेशन करके जा रहे हैं। एक जगह पे 3 सोसाइटी हमने अमेलगमेंट किया है, एक जगह सेक्टर 24 अग्रीगोली के बाजू में जो 5 सोसाइटी है, आउट ऑफ द 3 सोसाइटी हम कर रहे हैं वो बाय अमेलगमेशन ऑफ द 3 सोसाइटीज है। यहाँ पे भी कर रहे हैं हम, नेरुल सीवी एवरग्रीन, कोपर खरना में 4 सोसाइटीज कर रहे हैं हम लोग सेक्टर 7 में। नेरुल में सेक्टर 24 में है। कहाँ पे? कोपर खरना में चारों मिला के छोटे प्लॉट थे, वो 4000 तक है ना। हाँ, वो कहता है अगेन उसमें कैसा था, पीछे वाला प्लॉट एकदम रोड छोटा था, वो 7 मीटर 8 मीटर का था, तो वो सामने वाले के साथ आने के बाद उनको FSI वो अवेल हो गया। यहाँ पे कैसा है, आपके सेक्टर 4 में इटसेल्फ प्लॉट की साइज अच्छी है, 7000 स्क्वायर मीटर है। बाकी प्लॉट आप कहीं भी जाकर देखो 2500 3000, ज्यादा से ज्यादा 5000 मिलेंगे। प्रीवियस जो ओल्ड डेवलपमेंट है वहाँ पे उतने सारे छोटे छोटे प्लॉट। रिक्वेस्ट है कि जिसको भी पूछना है प्लीज खड़े होइए, माइक लेके बोलिए, तो प्रॉपर आंसर सबको मिल जाएगा। एक साथ में स्ट्रगल करेंगे तो नहीं समझेगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट। हेलो, आपने जो बताया 30 इयर्स के बाद एलिजिबिलिटी के लिए वी हैव टू गो फॉर अ स्ट्रक्चरल ऑडिट इन द प्रेजेंट कंडीशन, तो वो पहला चेक कर सकते हैं बिफोर गोइंग इनटू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हाटएवर अदर फॉर्मेलिटी। जनरली क्या होता है, वो आपको रिडेवलपमेंट के लिए जाना है कि नहीं, आप पहले डिसाइड करो। मैं प्रैक्टिकल, दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल आपको आंसर दे रहा हूँ। अभी कैसा है, आप पहले डिसाइड करोगे, मतलब आपको फिर स्ट्रक्चरल ऑडिट करके डिसाइड करना है, तो देन इट विल बी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं, as you said कि structural audit will be done and the committee comprising of commissioner of MMC and all those people. They will take the call. They will take the call. But अभी जैसे मैंने बोला कि लीगल ओपिनियन जो अलग अलग डिफरेंट आ रहे हैं, ऑन दैट बेसिस पे 30 इयर्स को प्रायोरिटी मिलती है, बट दे नीड अ स्ट्रक्चरल रिपोर्ट आल्सो। Okay. सो आप इनिशियली में करोगे और बिल्डिंग अगर सही में वो स्टेट ऑफ डायलेबिलेशन में है तो प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट, फिर बहुत लंबा सफर है वहाँ तक वो रिटेन करना। आपने ये भी बताया था कि नाउ द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन एक्सपेक्टेड compared to what is been done earlier 30 years back, it is totally different, and that is why structural audit may it actually becomes eligible. So that point maybe you can elaborate. लेकिन कैसा है, ये लेटर ऑन स्टेज पे करेंगे तो प्रैक्टिकली अच्छा है। मतलब अभी मैं ज़्यादा कैमरे का हमने बोला। Okay, thank you. So what is the percentage required? Okay, what is the percentage of majority required for cluster development? It is not a cluster. Cluster के rules again different है. This is the amalgamation of plot. If we come together after amalgamated plot, after amalgamation, the consent should be 60% of the total. Total area, all the societies. Members total अभी 384 हो जाएंगे। अगर कंसिडर कीजिए 4 सोसाइटी साथ में आ गए तो 384 के 60% मेंबर्स का कंसेंट होना चाहिए। Does it need to be 67% of each society or combined? Combined. जब आप फर्स्ट मीटिंग आपको सोल लेनी है तो वहाँ पे आपको 67-51% करके आपको डिसीजन लेना है कि आपको रिडेवलपमेंट लिए जाना है एंड विथ एमलगमेशन टू द नेबरिंग सोसाइटीज। तो वो फर्स्ट मीटिंग होगी, वो अलग अलग होगी। वंस ऑल सोसाइटी टेक्स द डिसीजन कि आपको एमलगमेशन करके जाना है, देन फिर आगे की मीटिंग पूरी कंबाइन होगी।
तो वो कंबाइंड के पैरामीटर में 384 के 67% प्लस 60% ऑफ द 384 फॉर कंसेंट 51%. कंबाइंड जाते हैं तब 60% ऑफ द टोटल अच्छा 60% of the total if it is through amalgamation. And आपने ये जो कॉस्टिंग सब बताया इसमें PMC fees included in this yes all fees are and who bears the PMC fees? ऑब्वियसली अगर हमारा रीडेवलपमेंट का मॉडल ऐसा है कि मेरे पॉकेट से कुछ जाना नहीं चाहिए मेंबर्स के, तो ईच एंड एवरी एक्सपेंस पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस विल कम थ्रू द फ्रॉम द डेवलपर. सो सोसाइटी अभी किस पोजीशन में है, सोसाइटी अगर फीस देना चाहती है पीएमसी का तो वेल एंड गुड है. So what is the मतलब वो thumb rule क्या है PMC fees? नहीं ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है, थंब रूल फीस का कोई नहीं रहता है. डॉक्टर के पास जाके हम पूछते हैं क्या थंब रूल क्या है फीस का. डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप ऑफ वर्क जनरली क्या रहता है 3 स्टेजेस में आपको कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट है आप डिसीजन लो, पीएमसी अपॉइंट करो, फिजिबिलिटी, टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर इवैल्यूएशन, सिलेक्शन ऑफ डेवलपर, एग्रीमेंट विद डेवलपर. फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि प्रोसीजर पार्ट आपकी तरफ से कंप्लीट करके लेना है. बीच वाला सेकंड पार्ट है जहाँ पे प्लानिंग, डिजाइनिंग, अप्रूवल, फिर उसमें आर्किटेक्चरल पार्ट आ गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर आ गया, एबीपी, एनवायरनमेंट, हॉर्टिकल्चर. तो वो सेट ऑफ consultancy services developer can hire from PMC or he may have his own उसकी प्रोविजन हो सकते हैं, उसके पास इन हाउस हो सकता है या उसकी अभी बहुत साल से काम कर रहा है तो उसकी एक टीम पहले से बन गई. और थर्ड पार्ट है क्वालिटी कंट्रोल का, वो भी ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी नेसेसरी. वहाँ पे पीएमसी का टेक्निकल स्टाफ जो सुपरवाइजर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ये क्वालिटी कंट्रोल आपके बिहाफ पे करेंगे. तो फर्स्ट एंड थर्ड इज बेसिकली द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द पीएमसी, जो एकदम रूटीन में पीएमसी हम बोलते हैं. बॉम्बे में तो बहुत सारे पीएमसी क्या करते हैं, डेवलपर का अपॉइंटमेंट हो गया, काम हो गया, क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा, सोसाइटी के बिहाफ. तो फर्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट आपके लिए बहुत नेसेसरी है. बीच वाला पार्ट कोई पीएमसी करते हैं, कोई पीएमसी नहीं करते, वो फ्लेक्सिबिलिटी फिर डेवलपर के साथ है. सो जैसा स्कोप रहेगा वैसे फीस रहेगी फिर, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस में जो टीम है पूरी कंसल्टेंसी की, उसमें आर्किटेक्ट सर्विसेज लगेगी, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एमईपी कंसल्टेंट, एनवायरनमेंट कंसल्टेंट, हॉर्टिकल्चरल कंसल्टेंट, साइट सुपरविजन स्टाफ, क्वालिटी कंट्रोल, लीगल की टीम, सोसाइटी अफेयर्स की टीम, लाइसेंसिंग की टीम, ये इतना पूरा कंसल्टेंसी सर्विसेज है. तो दिस इज एंड टू एंड सर्विस जो बोलते हैं हम, स्टार्ट टू फिनिश. तो ये सारी सर्विसेज बहुत सारे पीएमसी सभी सर्विसेज करते हैं. कुछ पीएमसी ये फेजेस वाइज कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो जैसा स्कोप रहेगा वैसी फीस रहेगी. So is there any statutory regulation for duties of the PMC etc? नो नॉट ऑल. अभी तो वैसी कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इसमें जो अलग अलग कंसल्टेंट है उनके लिए कोड ऑफ प्रैक्टिसेस बनाए हैं. जैसे आर्किटेक्ट है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट यहाँ पे इंडिया में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट है फॉर आर्किटेक्ट्स, वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है. स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन प्लानिंग अथॉरिटी के पास रहता है, एनएमएमसी हो, सिडको हो या पनवेल कॉर्पोरेशन हो, तो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है. वैसे लाइसेंस नंबर का रहता है. वैसे एनवायरनमेंट कंसल्टेंट जो रहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उनके वहाँ पे इन पैनल रहते हैं, तो उनका एक कोड ऑफ प्रैक्टिसेस रहता है. तो इनकी सबकी मिला के पीएमसी की टीम है. तो Expenses of the builder developer, from the builder developer, then what is the control point for ensuring that the तो वो आप I'm sorry, I'm नहीं, don't take it मैं personally. उसका सोल्यूशन देता हूँ. वो आप एनरोल कर सकते हैं आपके थ्रू पीएमसी की फीस. जैसे क्या है, पीएमसी फीस के इनवॉइस जनरेट सोसाइटी को ही करेगी. सोसाइटी फिर वो सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज है तो आगे फॉरवर्ड करेगी. एक पार्ट वो है कि फिर पेमेंट डायरेक्टली पीएमसी को मिलेगा जब आप सर्टिफाई करके उसको बोलोगे कि चलो उसका पेमेंट रिलीज करो. दूसरा, बहुत सारी सोसाइटी बोलती है कि हमारे थ्रू इंक्लूड होना चाहिए, आप जनरेट करो, वहाँ से हम लेंगे, सेटिस्फैक्टरी रहेगा तो फिर आपको देंगे. लेकिन उसमें थोड़ा टैक्सेशन का इशू होता है. जीएसटी का सेट ऑफ फिर वो डेवलपर को मिलने में थोड़ी मुश्किल है, और आप हमको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा सोसाइटी को, क्योंकि फीस प्लस जीएसटी इस तरीके से वो होता है. Okay. But I think all societies are generally GST registered. No. There are various projects
be getting delayed due to litigation. So we want to avoid that. So what is the probability of litigations coming up in future? So that we have to plug in right from the beginning. सो बेसिकली यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं उनका हमको ख्याल रखना पड़ेगा. एक प्रोसीजरल एक्सेस कहीं पे भी होने नहीं चाहिए. ईच एंड एवरी सोसाइटी में दो तीन एलिमेंट रहते हैं कि वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, या आउट ऑफ द सोसाइटी भी कोई रहता है कि जो वहाँ पे कंप्लेंट करेगा, अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करेगा, कोर्ट में जाएगा. तो कोर्ट क्या देखता है? मेरिट ऑफ द प्रोसेस. आपने प्रोसेस किस तरीके से फॉलो किया है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, गाइडलाइंस फॉलो की कि नहीं. जहाँ पे शॉर्टकट्स है, जहाँ पे लैप्सेस ऑफ प्रोसीजर है, वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टकअप होगा ही होगा. एक होगा एक पार्ट. दूसरा है आप डेवलपर का सिलेक्शन किस तरीके से करते हो. एरिया और बाकी एम्यूनिटी फैसिलिटी की ग्रिड एक पार्ट हो गया. कैपेबिलिटी ऑफ द डेवलपर, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी हो, एक्सपीरियंस हो, ट्रैक रिकॉर्ड हो, फाइनेंशियल साउंडनेस हो, इसको प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है. अगर वो हम नहीं करते हैं, हम एरिया के इसमें जाते हैं और कोई अनरियलिस्टिक ऑफर हम एक्सेप्ट करते हैं, डेवलपर देते भी है. बहुत सारे अभी नई मुंबई में तो बहुत सारे डेवलपर को कैलकुलेशन ही मालूम नहीं कि मेंबर्स के फ्लैट पे भी जीएसटी भरना पड़ता है. हमने यहाँ पे देखा कि 45 करोड़ जा रहा है अगर चारों सोसाइटी साथ में आते हैं. एक भी सोसाइटी चलते हैं तो 10-11 करोड़ तो कम से कम जीएसटी पे करना पड़ेगा. सो ये कैलकुलेशन जो समझता नहीं है तो कोई अडॉक ऑफर लेके काम ले भी देगा एंड आगे जाके वो फाइनेंशियली वायबल नहीं रहेगा. तीसरा है टाइम इज द एसेंस. तो आपको डिलीवरी विद इन टाइम देना जरूरी है. 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी अगर टाइम पीरियड बढ़ गया तो रेंट कंटिन्यू होगा, ओवरबर्डन होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बढ़ेगी कि डे बाय डे मटेरियल कॉस्ट बढ़ता जाता है. तो वहाँ पे वायबिलिटी इंजीनियर हो जाती है. तो वहाँ पे कॉस्ट ओवररन अगर होता है तो भी प्रोजेक्ट स्टकअप हो जाता है. फिर उसको टर्मिनेट करो, फिर नया डेवलपर अपॉइंट करो, तो ये सारे में बहुत सारा टाइम निकल जाता है. तो ये सारी चीज़ें देखनी है कि प्रोसीजर एक्सेस होनी नहीं चाहिए. डेवलपर का सिलेक्शन टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, वर्क एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल साउंडनेस के ऊपर प्रायोरिटी रख के होना चाहिए. And what about the CIDCO and NMMC taking a part of our that's some square feet area? So that is sellable or whether? No, that is their choice. अभी तो नया है, बाद में सिडको तो बेचेगी. सिडको का काम ही फ्लैट बेचना. So we have no pay for that. No. It is totally free. अभी बहुत सारे लोगों ने उनको ये बताया कि बाबा एक प्रपोजल दिया कि आप फ्लैट लेने के बजाय प्रीमियम ले लो. अब सिडको कब बेचेगी ये भी मालूम नहीं तो वैसे के वैसे 10 फ्लैट पड़े रहेंगे, उसका मेंटेनेंस नहीं मिलेगा. ये सब भी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो वो माड़ा में कैसा है, 2 ऑप्शन है, आइदर लो शेयरिंग और लो प्रीमियम. यहाँ पे अभी तक वो हुआ नहीं है. लोगों ने रिक्वेस्ट तो कर दिया ऑलरेडी, आप प्रीमियम ले लो, फ्लैट फ्री कर दो. तो देखते हैं अभी क्या होगा. अभी तो शेयरिंग ले रहे हैं, मतलब अभी तो बिल्डिंग बनी नहीं कोई नई रीडेवलपमेंट की. जब बनेगी तब वो शेयरिंग देना पड़ेगा. Is there a probability that the FSI buildings are recently built? Others is 13 4 So whether any litigation can happen on that angle? No. NMMC के रूल क्लियर कट है, क्या देना मतलब परमिसिबल है. अकॉर्डिंग टू दैट ही सैंक्शन होगा. राइट नाउ नहीं. Just now you had said that the payments to the PMC will be en route the developer, right? En route? The developer, I mean to the society, to the society. Developer will pay to the society and the society will pay to the PMC, right? So even after paying through the society, how will the members ensure that the quality of work will not be compromised? How can we ensure ourselves that the PMC will work only for the members and not for the developers? ये ट्रस्ट की बात है. आप जो PMC सिलेक्ट करते हैं फिर वही तो है. तो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें किस टाइप का ये फॉलो कर रहे हैं? नहीं, ये विंग अलग अलग है सब जगह पे, क्योंकि सेगमेंट अलग अलग है. जैसे मैंने बोला कि ये टाइप के घर सेल में वहाँ पे वो क्या बेच पा रहा है, 3 BHK 4 BHK. सो वो डिफरेंट होगा ही होगा. लेकिन वो हमको ये फॉलो करना है. जब टेंडर हम निकालते हैं तो वहाँ पे प्रोविजन होती है कि मटेरियल क्वालिटी, उसका अपीयरेंस,
सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि कोई माड़ा की बिल्डिंग या गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही है और वो एकदम पॉश बिल्डिंग बन रही है, एकदम लग्जरियस बिल्डिंग। सो अपीयरेंस और बेसिकली मटेरियल क्या है, सीमेंट, स्टील, कंक्रीट, आपके प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल के फिटिंग, वो सब ब्रांडेड सेम होने चाहिए, लगभग सेम होने चाहिए। डिफरेंस कहाँ आता है कि वो क्या क्वालिटी के घर बन रहा है, मतलब क्या सेगमेंट के घर बना रहा है। बड़े घर बन रहा है तो रॉ भी देगा या इटालियन मार्बल भी लगा के देगा। सो वो डिफरेंस बेसिकली वहाँ आता है। मेजर एबिलिटी फैसिलिटी जो है, जैसा लिफ्ट है, वो ब्रांडेड लिफ्ट दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिलेंडर लगाया हुआ और यहाँ पे कोई लोकल ब्रांड यूज करता है। तो ये मेक मटेरियल जो भी है, ब्रांड मेक मटेरियल, वो भी हम टेंडर में लिखते हैं। जो फाइनल होता है वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भी मेंशन रहता है, ही हैज टू फॉलो द डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अभी समझो डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो बनाएंगे या प्लान जो सैंक्शन करेंगे, तो ये जो रिहाज बिल्डिंग है उसके लिए रेरा एप्लीकेबल नहीं है, और जो सेलेबल बिल्डिंग जो है उसके लिए रेरा एप्लीकेबल है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि अल्टरनेट फ्लोर जो है वो इसका सेलेबल और रिहाब्स के अल्टरनेट फ्लोर्स करके बेच सकते हैं, सो दैट देयर शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। और ये कैसा है, अगेन डेवलपर को भी कुछ चॉइस होना जरूरी है। अभी आपके सेगमेंट में वो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि बड़े साइज के फ्लैट है, लेकिन हर जगह पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो डेवलपर आ रहा है उसको प्रोजेक्ट बनेगा तब जो मार्केट में वो सेल कर पाएगा। अब हर एक का फोटे अलग अलग रहता है। ये डेवलपर 2 BHK का फ्लैट जल्दी से जल्द बेचेगा, फटाफट पैसा रेवेन्यू आएगा, फटाफट काम करेगा। अभी डेवलपर 3 BHK 4 BHK फ्लैट बेचना चाहेगा, तो वहाँ पे अगर वो वेरिएशन हो जाएगा तो वहाँ पे तो अलग अलग विंग भी बनेगी। लेकिन हमको ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्वालिटी, मटेरियल, ग्रेड, ब्रांड सब एक तरीके होने चाहिए। माइनर डिफरेंस कहाँ होता है, वो इटालियन मार्बल और उस तरीके लग्जरियस सेगमेंट के एम्यूनिटी फैसिलिटी में। और यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं कि अलग अलग सब टावर बनेंगे, क्योंकि 3 FSI कंज्यूम करना है, डेंसिटी इतनी आएगी, तो एम्यूनिटी फैसिलिटी तो साथ में ही आने वाली है। विंग अलग अलग बन सकती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लैट्स। मैं ये नहीं बोल सकता कि बनेगी, बन भी सकते ही, लेकिन आपकी चॉइस के अगर आपके साइज के अगर फ्लैट अगर वो बेच सकते हैं तो एक भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं। सपोज वी फाउंड दैट देयर इज डिफरेंस ऑफ क्वालिटी, so what we are having authority to go ahead. कंस्ट्रक्शन अगर ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो हम उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी। तो डिफरेंस ऑफ क्वालिटी होनी नहीं देनी इसके लिए तो PMC है। मटेरियल आपने फिक्स करके दिया है डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, तो उसको वही मटेरियल लगाना, तो वो इंश्योर कर सकते हैं कि दोनों जगह पे लिफ्ट सेम तरीके की रहे, इलेक्ट्रिकल बैकअप सेम रहे, एम्यूनिटी फैसिलिटी सेम रहे, फिटिंग फीचर सेम रहे। ब्रॉड स्केल में थोड़ा बहुत वेरिएट हो सकता है, अपीयरेंस, एलिवेशन वो सब सेम रहे। So there the role of PMC comes. या वो तो हम डिस्कस करके ये एम्यूनिटी फैसिलिटी फाइनल एरिया के लिए गए, वो कैसे से ग्रेड करेगा बिल्डर? अपना फ्लैट का एरिया अलग अलग का, वो बिल्डर हाउस सेग्रीगेट, हिल सेग्रीगेट, वो तो प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तब देखना पड़ेगा ना। प्लानिंग में अलग अलग बनेगा, बन सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं। आपके प्लॉट बड़ा अच्छा साइज का है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? ये ग्राउंड फ्लोर अलग है, फर्स्ट फ्लोर अलग है, तीन ही साइज है, इतने बड़े प्लॉट में कोई इशू नहीं है। अब सानपाड़ा में एक इसमें 12 टाइप के घर है, 100 फुट का भी है और 1000 फुट का भी है। नदी टाउन बनेगा, टावर 3 में बनेगा, वो एक ही टावर, एक ही विंग में अलग अलग साइज के भी फ्लैट बनते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। Entry will be same about 3 wings. वो तो प्लानिंग का स्टेज है। प्लेटफॉर्म अभी कैसा है, इसमें बिल्डिंग वाला फॉलो करके जो ब्लूप्रिंट मिलेगी आपको, मिनिमम मार्जिन रोड्स पे छोड़ना है बिल्डिंग के अराउंड, फिर अगर रैंप है तो उसकी साइज पे डिफाइन है, ड्राइववे है तो उसकी साइज पे डिफाइन है। ये सब कंस्ट्रेंट में जो बिल्डिंग आपकी वहाँ पे बिल्डिंग एज पर बिल्डिंग वाला प्लान बनेगा, उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है वो बन सकते हैं। तो 2-3 ऑप्शन आपके पास आते ही है, उसमें से चॉइस हमको करना है, फिर सैंक्शन मिलेगा। Suppose a member doesn't want additional rooms,
what is their option? Suppose there is a 4-bedroom, 2-bedroom will become 4-bedroom, and a member doesn't want that addition to. Is there an option for them? क्या ऑप्शन चाहते हैं? That's what now. वो उसमें 2 फ्लैट भी कर सकते हैं। सेम साइज में आपको अगर 1200 फुट का घर मिलता है तो 600 के 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी 1-2 फ्लैट में होगी नहीं, क्योंकि एक तरह की बिल्डिंग की ग्रिड रहती है, नीचे से ऊपर से कैसा जाता है। अगर एक ग्रिड इस तरीके से मिलती है, समझो 25 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, 25 फ्लोर की, अगर 25 मेंबर आते हैं तो वो हमको 1000 फुट मिल रहा है, तो 500 के 2 बना के दो, 600 का 1 400 का बना के, तो वो पॉसिबिलिटी है। So that can be negotiated. That can be done, but एक larger scale पे होना चाहिए। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, ये जो अमेलगमेशन के टाइम में जो 2 सोसाइटी के बीच में NMMC का रोड जो जा रहा है, उसका एरिया जो है वो विल दैट बी हैंडेड ओवर टू द अमेलगमेटेड conglomeration or it will be with the authority only? Okay. Area with the authority only. Amalgamation across the road भी होता है, तो अंडरग्राउंड हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर वैसे ही रख सकते हैं, हम कर सकते हैं। इतना बड़ा गार्डन है सेक्टर 4 का। Okay, if all 9 goes only that garden also. Playground also. Playground and garden in that area. So otherwise, we will have to provide separate garden. नो, इसमें तो 15% गार्डन आपको मैंडेटरी प्रोवाइड करना ही है। 15% ऑफ द प्लॉट एरिया आपको यहाँ पे 10,000 स्क्वायर फुट का गार्डन देना ही है आपके प्लॉट में। 6,000 7,000 है तो 15% 10,000 स्क्वायर फीट हो गया। वो भी मदर अर्थ पे वो भी देना है, वो भी प्लानिंग में कंस्ट्रेंट रहेगी, वो छोड़ के बिल्डिंग बनेगी, गार्डन छोड़ के बिल्डिंग बनेगी। वो कैसा है सर, आपने जो पूछा है ना, उसकी कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी। अगर वो डेड एंड है और वो रोज पर्टिकुलर 3-4 सोसाइटी के लिए काम आया तो उसको रीअलाइन कर सकता है, या दूसरा एम्यूनिटी हम बना के हैंड ओवर कर सकते हैं। दैट पावर आर वेस्टेड विद द कमिश्नर, दे कैन टेक द कॉल, बट वो एरिया हमको मिलेगा नहीं है, उसका FSI नहीं मिलेगा। आपको वो कहीं तो रीअलाइन करके हैंड ओवर करना ही है, एक तरफ सब रोड रहे या दूसरी एम्यूनिटी रहे। जिसको ये जब आप वी आर टॉकिंग, ये जब रीडेवलपमेंट होके नया बनेगा, ये अगर पार्किंग बना, कवर्ड पार्किंग है, ये वो क्या FSI में काउंट? नहीं, पार्किंग इज फ्री ऑफ पैसा, पार्किंग इज फ्री वेदर कवर्ड और अदरवाइज बेसमेंट पार्किंग भी होगी। यस। टैक्स What municipal tax we are paying right now is nothing. So टैक्स विल बी इंक्रीज, टैक्स तो इंक्रीज होगा क्योंकि आपका एरिया बढ़ रहा है। it will be at least 20,000. I don't get it. And it will increase. टैक्स इंक्रीज होगा, मेंटेनेंस भी इंक्रीज होगा। ये reduce बड़ा फ्लैट आएगा तो टैक्स भी तो बढ़ेगा। नमस्ते सर, आनंद सोसाइटी से मेंबर के नाते से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसा फर्स्ट PMC अपॉइंट करना है, फीजिबिलिटी रिपोर्ट अपन साथ लेंगे, तो उससे रेफर करेंगे किस बेस पर रेफर करना है, PMC को कैसा अपन सेलेक्ट करना है। PMKC का सिलेक्शन उसके कॉम्पिटेंस पे होना चाहिए, मतलब वो टीम क्या है, उनकी एक्सपर्टाइज क्या है, क्या सर्विस वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, आजकल नया एक सिस्टम आया है कि जो PMC फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ज़्यादा एरिया देती है उसको सिलेक्ट करो। एरिया तो फिजिबिलिटी में जस्टिफाइड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। तो मुंगरेला के सपने देख के कोई फायदा नहीं है। एरिया लास्ट में आके बिल्डिंग में डेवलपर ही भी देगा, तो एज पर आप गाइडलाइन का सीक्वेंस देखोगे गवर्नमेंट के, यू हैव टू सिलेक्ट अ फिजिबिलिटी PMC। आफ्टर द सिलेक्शन PMC विल प्रोवाइड द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो PMC का सिलेक्शन के लिए टीम क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका एक्सपर्टाइज क्या है,
उनके पास अभी क्या प्रोजेक्ट है, तो उनकी क्वालिटी मोस्टली देखती हैं आप ऑन दैट बेसिस, क्योंकि पीएमसी शुड बी सर्विस प्रोवाइडर टू द सोसाइटी, वो उसकी कॉम्पिटेंसी है कि नहीं वो देखना जरूरी है। आज एक पीएमसी ने बोला आपको 1000 मिलेगा, दूसरे को कुछ नहीं लगता है 1100 मिलेगा बोलने को, तीसरा बोलेगा 1150 मिलेगा। ये ओपन मार्केट है, उस तरीके से आप सिलेक्शन करोगे तो फिर 2% वाली पीएमसी भी है, 40% वाले भी पीएमसी है, तो ज्यादा एरिया देने वाली पीएमसी आपको सिलेक्ट करनी है, अच्छा सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है, वो आपको डिसाइड करना है। एनजीएफ में जब भी कोई बात हो जाता है सब मेंबर उनके वही बोलते हैं ना, एक ही बात को वापस देखो आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो उसमें गाइडलाइंस क्या बोलती है गवर्नमेंट, यू हैव टू अरेंज ए एसडीएम with 2/3 quorum and take first decision whether we willing to go for redevelopment or not with the majority of the member. If it is yes, then second decision appointment of project management consultant. So before that you have to take quotation, इसके प्रपोजल आपको लेने हैं, तो उसमें से जो कॉम्पिटेंट पीएमसी उसका स्कोप ऑफ वर्क भी देखना है, जैसे मैंने अभी बोला पता नहीं स्कोप ऑफ वर्क भी डिफरेंट रहता है हर एक पीएमसी का, अलग अलग बोलते हैं, किसी को डेवलपर अपॉइंट करके निकल जाना है, थर्ड वाला सेगमेंट कोई करता है कोई नहीं करता है, तो बीच वाला सेगमेंट कोई करता है नहीं करता है। हम जब ऑफर देते हैं स्पेशली हुई वो हम फर्स्ट एंड थर्ड के लिए एक कोड करते हैं, सेकंड के लिए एक कोड करते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर डेवलपर को खुद प्लानिंग डिजाइनिंग करना है उसकी टीम की जरिए तो वो कर सकता है। तो स्कोप ऑफ वर्क देखना जरूरी है, उसकी टीम उसकी एक्सपर्टाइज उसका एक्सपीरियंस और अच्छा सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकता है, वो जाना बहुत जरूरी है। Can we make it as one of the clauses when the developer is selected that these particular services have to be provided by the PMC and this has to be provided by the developer vendor? नो, वो चॉइस तो उनको देना जरूरी है ना। अभी कोई डेवलपर अच्छा आता है और उसकी इन हाउस टीम है, तो वी कैन नॉट एनफोर्स हिम ना, कि अच्छा डेवलपर है तो खाली उसके लिए वो काम छोड़ के ना जाए। नहीं, but अगर developer is taking that in his scope, see because PMC को select करने में one of the factors is also going to be what is the PMC confident about giving to the members of the society. So, but if that planning and decision is made by the planning and decision वो लेते ही नहीं है, वो प्लान बनाते हैं, 1 2 3 ऑप्शन बनाएंगे, आपके पास वो प्लान आएगा, आपका पीएमसी का आर्किटेक्ट गो थ्रू करेगा कि एज पर बिल्डिंग बायलॉज है कि नहीं, मेंबर्स के सजेशन, मेंबर्स का इंटरेस्ट उसमें सेफगार्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब चेक करने के बाद में आपके कंसेंट से ही प्लान फाइनल होगा, वरना का तो उन्हें उससे कुछ डिफरेंट नहीं पड़ता। अगर कोई डेवलपर के पास सिंगापुर का आर्किटेक्ट है तो वो उसके तरीके से प्लान बना के लेके आएगा, लेकिन वो एज पर बिल्डिंग बायलॉज है कि नहीं, सोसाइटी के बिहाफ में वो पीएमसी का आर्किटेक्ट ही चेक करेगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कि वो इसी इनसे बना के देना, दैट शुड बी बनाएंगे वो तो भी चेक तो पीएमसी का आर्किटेक्ट करेगा, आपके सामने वो प्रेजेंट किया जाएगा, आपके कंसेंट से ही फिर वो आगे सबमिट होगा। see why I'm asking this again is because see when people take a decision for going for redevelopment, it would be one of the factors or one of the primary factors would also be all said and done. आप बोलेंगे quality ये वो सब बोलेंगे, but members as such would basically look at क्या मिल रहा है, रीडेवलपमेंट में जाएंगे, वो तो फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो रहा है। आप जैसे पीएमसी अपॉइंट करते हो, फर्स्ट जॉब है पीएमसी का आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट देना, तो वहाँ पे वो क्लियर हो जाता है कि क्या मिल सकता है, मिनिमम क्या मिल सकता है, और आगे है फिर टेंडर प्रोसेस जहाँ पे डेवलपर बिड करेगा अपने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वहाँ पे फिर जो गुड डेवलपर, साउंड डेवलपर विथ मैक्सिमम ऑफर वो हम सिलेक्ट करने की चॉइस तो अपने पास है। हाँ, तो but again PMC would be the one who would be guiding also ना, yes, only as for bylaws क्या बोल रहा है, but also what can be obtained from the वो तो इनिशियल स्टेज पे क्लियर हो जाता है, तो हम उसमें एक तो एरिया आ गया, रेंट डिपॉजिट शिफ्टिंग जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो आ गए, एमिनिटी फैसिलिटीज क्या देने, टेंडर डॉक्यूमेंट जो बनता है
उसमें ये सारा मेंशन रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन, मटेरियल, मेक, ब्रांड, हाईएस्ट कोड, एमिनिटी, फैसिलिटी, एंटीसिपेटेड एरिया, एडिशनल एरिया, रेट, डिपॉजिट, शिफ्टिंग, रीशिफ्टिंग, कॉर्पस, बैंक गारंटी, पार्किंग, ये सब उसमें मेंशन रहता है। पीएमसी आपको सब प्रेजेंट करके, आपको सेटिस्फाइड करके ही फिर टेंडर प्रोसेस में सब मेंशन करके आगे। This, when you're talking about this feasibility report and this plan, it would also include the plan for the assets that he's going to sell. इनिशियली फिजिबिलिटी में एक टेंटेटिव प्लान बनता है, दैट वुड नॉट बी फाइनल प्लान, बिकॉज डेवलपर कौन आएगा, उसकी सेल की चॉइस क्या है, तो फाइनल प्लान उस टाइम पे बनेगा। उसमें भी उस जब डेवलपर जब वो प्लान बना के यू सेड ना इट बी प्रेजेंटेड एंड सोसाइटी डेवलपर मतलब डेवलपर के बिहाफ पे उसका कोई आर्किटेक्चरल टीम रहेगा तो बने। सो बट दैट अप्रूवल, आई मीन उसका जो सेलेबल फ्लैट्स है, दैट प्लान विल आल्सो बी अप्रूव्ड बाय द प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी सेलेबल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए वो अपना चॉइस तो है नहीं, उसका ही चॉइस है, लेकिन विद इन बिल्डिंग बायलॉज के है कि नहीं, वो पीएमसी का आर्किटेक्ट या कोई भी एक्सपर्ट रहेगा वो क्रॉस चेक करेगा, वो पास होने जैसा प्लान होना चाहिए, तो बायलॉज होना चाहिए। Saleable part they put in the front, and the flat which has to be given to the members, old members, they are put in the back side. कैसा है आपके यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस है, छोटे प्लॉट में तो वो रहते नहीं है, जनरली क्या करते हैं डेवलपर ऊपर के प्लान करते हैं। हमारे इसमें जो प्लानिंग होगा वो विन विन सिचुएशन में होगा, ऐसा कंसिडर करके फिर डेवलपर के साथ डिस्कस करके बना सकते हैं। प्लान के कंसेप्ट देना आपकी चॉइस है। सो डेवलपर तो उसका प्रॉफिट देखेगा, उसका प्रॉफिट देखेगा तभी जाके वो प्रोजेक्ट भी बनेगा, लेकिन वो फिर बैलेंस से अप्रोच रख के कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। After the selection of all these things, we have to sign the agreement or before the DA is signed. DA पहले बनता है, बाद में फिर इसका सब ये प्लानिंग बाद में एक बार DA बन जाने के बाद में फिर we cannot do anything, right? नहीं, वो तो दोनों को बाइंडिंग है, नॉट फॉर आवर, उसको भी तो बाइंडिंग है। तो जब तक आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन फ्रीज नहीं करोगे, उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा तो प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं कर पाएगा। Sir, what is for project delays? Project delay अगर हुआ तो एक तो उसमें पेनल्टी की क्लॉजेस हम रख सकते हैं, अगर वो कंटिन्यूसली एंड अप है तो टर्मिनेशन की क्लॉजेस है। हाँ, एक जैसे टर्मिनेशन हो गया तो दूसरा कोई आएगा, वही टर्मिनेशन ना हो ऐसा डेवलपर सिलेक्ट करना है। Defect liability as per RERA 5 years है, 5 years। Any questions? सर 2021 ला रिडेव्हलपमेंट सुरू झाली, इनिशियली परमिशन ज्या झाले ते आता कुठे 7-8 स्लॅब झालेत लोकांचे, कंप्लीट रिडेव्हलपमेंट ॲज सच कुठली झाली नाही। Extra, is there any cap for this? क्या वो MI नहीं, लेकिन वो ये 4 सोसाइटी में इशू नहीं है। नहीं है ना, तो लास्ट टाइम somebody has told us. वो जहाँ पे बड़े आपके से भी बड़े सेगमेंट के फ्लैट है वहाँ पे इशू है, लेकिन वो बीच में अभी अमेंडमेंट हो रही है। अगर हम सिंगल सोसाइटी गए तो क्या एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस आपकी एंटाइटलमेंट जो है आपको मिल ही रहे हैं, एडवांटेजेस एमलगमेशन के बाद है, सिंगल से कुछ ऐसा एमलगमेशन के साथ ज्यादा मिलेगा। हाँ, नो डाउट अबाउट only 5%. 5% is the difference in the entitlement. Others are many very parameters. Commercial मिल रहा है, कॉमन एरिया का वेस्टेज कम होएगा। अगर सिंगल सोसाइटी गया तो जल्दी बिल्डिंग खड़ा हो सकता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो बड़ा डेवलपर आएगा, उसका भी वैल्यू एडिशन रहता है। आपका प्रोजेक्ट कौन बना रहा है उसके ऊपर भी वैल्यू एडिशन रहता है। लोकल बिल्डर बनाएगा तो 1.5 करोड़ का फ्लैट रहेगा, कॉर्पोरेट कंपनी बनाएगी तो वही फ्लैट
2.25 करोड़ का भी हो जाता है। तो प्रोजेक्ट पास है, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ा ही डेवलपर आएगा, छोटा डेवलपर वो बना नहीं पाएगा। Pros and cons is there, correct? अमलगमेशन में सबको मिलाना थोड़ा तकलीफ का काम है। Because the flats are different now. वही अभी हमारा खुद का सोसाइटी का हम लोग का ये बोलना बुलाना सबको इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी हमको क्या है, आपको क्या मिल सकता है बेनिफिट वो बताना हमारा काम है, बाकी चॉइस आपकी है। Any more questions? हो गया। नेक्स्ट टाइम थैंक यू सर। ये हम लोगों को करना ही है क्योंकि हम लोगों की बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी है और कहीं ना कहीं हम लोग को अपना लाइफस्टाइल जो है उसको अपग्रेड करना है। आज हमारे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल नहीं है, टर्फ नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, हमारे बच्चे पार्किंग में खेलते हैं, किसी की गड्डी टूट जाती है तो उसका कंप्लेंट्स आता है, तो हम लोग सोचते रहते हैं कि यार इतना HIG में रह रहे लेकिन हमारे पास लाइफस्टाइल नहीं है। ये फर्स्ट रीज़न है। सेकेंड, एक सीनियर सिटीजन्स जिनको सेकेंड फ्लोर तक चल के जाने में जो बहुत दिक्कत होती है, अपने पास लिफ्ट फैसिलिटी नहीं है, तो जब भी हम लोग सोसाइटी में जाते हैं, अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको मिलते हैं तो उन लोग सब यही बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ आप रीडेवलपमेंट के बारे में कुछ कीजिए। तो इसलिए रीडेवलपमेंट के लिए मैंने अपना इंटरेस्ट आगे लेकर आई हूँ। इंटरेस्ट लेके आने के बाद भी मैं देख रही हूँ कि सब सोसाइटी है, न्यू सप्तऋषि, न्यू हेवंस, सनराइज, ये चाहते थे कि मर्ज करके हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है ये देखना है हम लोगों को। तो अभी जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि न्यू हेवंस, सनराइज ये ऑलरेडी 3.5 मीटर के रोड पे आ जाते हैं, उनको बेनिफिट है ही। लेकिन हम लोग जब साथ में मिलके करते हैं तो कल मुझे हमारे सेक्रेटरी ने पूछा था कि हम लोग सोलो करेंगे तो क्या बेनिफिट है, हम लोग मिलके करते हैं तो क्या बेनिफिट है। तो आज आई थिंक ये जवाब आपको मिल चुका है। सब उसके अलावा एक कॉर्पोरेट बिल्डर अपने पास आता है जैसे कि गोदरेज, L&T, ये सब एक नामांकन बिल्डर्स है, इनका कोई प्रोजेक्ट रुका पड़ा है ऐसा नहीं है, तो हम लोग कहीं तो सेफ रह जाएंगे। तो ये सब रीजन है। अभी थोड़ी देर पहले कोई बोल रहे थे कि सुहासिनी लेके आ सकती है, मैं कोशिश कर रही हूँ लेके आने के लिए, लेकिन आपका भी हाथ आगे आना चाहिए। बिकॉज सोसाइटी की कमिटी मेंबर्स मुझसे अप्रोच कर रही है, मैं उनसे अप्रोच कर रही हूँ, लेकिन मेंबर्स का इंटरेस्ट नहीं है। मेंबर्स घर में बैठ के मुझे क्या दे रहे वही बताओ, ये नहीं है। आपके मेंबर्स को भी बाहर आना है। सोसाइटी मेंबर्स कोई किसी के नौकर नहीं है। यहाँ पे सोसाइटी मेंबर्स को नौकर जैसा ट्रीट किया जा रहा है। आप हमको इधर घर में लेके आके बताइए। आज ये सेमिनार अटेंड करने के बाद में ईच एंड एवरी मेंबर अगर यहाँ पर आते थे, जो इन्फॉर्मेशन आज सोसाइटी कमिटी मेंबर्स को मिली है वो मेंबर को भी मिली होती है। बार बार जो है ईच एंड एवरी वीक जो सेमिनार है उसको अरेंज करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने आज ये फोर्थ सोसाइटी का मॉस्ट सेमिनार लगाया था। इसके अलावा सोलो भी हमारे सेमिनार्स हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली 90% का जवाब तो हमारे पास आ चुका है। रीडेवलपमेंट के लिए जाना है नहीं जाना है, ये हर सोसाइटी के जो कमिटी मेंबर्स हैं आप लोग मिलकर अपने सोसाइटी में डिसाइड कीजिए एंड लेट मी नो। अगेन हम लोगों को कुछ सेमिनार लगाना है तो करेंगे डेफिनेटली। मेरा जितना भी मुझसे जो जितना हेल्प हो सकता है मैं करूँगी डेफिनेटली। सोसाइटी को साथ में लेके आने की भी कोशिश मेरी चल ही रही है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि लाइक उनको लगता है कि इनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, ये है वो है, तो उन लोग अपना खुद का टेंडर देने चले जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स मांगते तो डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। ये वाला एटीट्यूड कैरी नहीं करेंगे तो बिकॉज नोबडी इज फोर्सिंग यू टू डू, just come, listen and take your decision. You are all are the decision maker. We are not here. We are just to guide you. And that is completely your interest that you want to go for redevelopment or not, and which PMC you want to appoint and which developer you want to appoint. You are the owner of flat and you are the decision maker. Just note that and we will definitely go forward. Whatever interest you will have. किसी को भी कुछ गाइडेंस लगता है कुछ है तो गुरव सर है। एनी मोर लाइक आप लोगों को कोई और PMC भी अगर आपको करना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, डेफिनेटली वे विल है। और आज सभी लोग आज इतना कीमती समय निकल के आए हैं वापस, क्योंकि इसके पहले भी हुए आप लोग आ रहे हैं बिकॉज आप लोगों का एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है कि मोस्टली कुछ PMCs जाते हैं। कोई अभी मैंने बीच में भी 2-3 लोग आए थे, उन्होंने बोला स्वास्थ्य जो बोलेगी वो हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य जो बोलेगी, आप लोग अपना भी सोचिए, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों का जो घर है, मेरा भी घर सेक्टर 4 में, जो मुझे मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। थैंक यू।